Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. We are starting with our revision lectures for CA Final Law November 22 attempt. Now, before we jump into the main concepts, कुछ बातें डिस्कस करेंगे. दिस पार्ट विल स्टे कॉमन फॉर ऑल द रिविजन लेक्चर्स, तो एक बारी सुन लेना. नहीं, अगर अगली बारे में इफ यू नो द पॉइंट्स यू कैन स्किप दिस इंट्रोडक्शन का 1 मिनट का पार्ट, राइट? So please understand there are certain points to be taken care of. I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice. So please don't try to substitute these revision lectures as study lectures. डिटेल्ड वाले भी मेरे जो अवेलेबल है वीडियोस उसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स है, स्टडी लेक्चर्स नहीं है. क्लियर है? तो क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले. कंसेप्ट्स जो है मैं अज्यूम कर रहा हूं आप एक बार दो बार कर चुके हो, सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स with the speed and with the way with which the revision lectures will be conducted. Clear? Second, इसके साथ साथ MCQ जरूर आपको करने हैं एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर दैट. एस वालिम्बे क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ सर्च कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे. कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है, 4 से 5 MCQs डेली कवर किए जा रहे हैं, टॉप लेवल MCQs. सो ज्वाइन दैट. वहां पे गलतियां होंगी, मुझे ऑलरेडी पता है. डिसहार्टन मत होना, ये सोचना कि आपको अपने पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि ठीक है यार डीप में स्टडी करके ही समझ आता है कि MCQs आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. इसके साथ साथ आपको बुक्स की जरूरत लग रही है कि यू कैन रेफर माय बुक्स, या फिर अगर लग रहा है कि क्लासेस में कहीं मिसिंग था एंड इफ यू वांट माय क्लासेस, आप कंसीडर कर सकते हो. यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट www.swalimbeclasses.com. अभी 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक 10% एक डिस्काउंट भी चल रहा है ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे. तो वो भी आप चेक कर सकते हो वेबसाइट डायरेक्टली. स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के. क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं, तो वो सब नहीं हो पाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन लेक्चर. तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू शुड बी एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने एक बार कर रखा है. उसके सिवा कोई भी जनरल क्वेरी आती है, स्टडी क्वेरी आती है, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन 9560436910. व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना, कॉल कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना. सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल, नॉट एन इशू. एंड पिछली बार मैं हमेशा ट्राई करता था कि रिवीजन लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए, राइट? एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें, बाद में उस पर रिलाय ना करें, क्योंकि फिर आपकी स्टडी इंपैक्ट कर जाती है. तो मैं रिवीजन लेक्चर्स रखता था, कुछ हटा देता था, बट बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, तो इस बार डोंट वरी, रिवीजन लेक्चर्स विल स्टे ऑन यूट्यूब. कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे ही रहेंगे, टेंशन मत लेना. जब मन करे तब देख लेना, एग्जाम तक, एग्जाम डे तक, एग्जाम डे के बाद, जब भी आपका मन है. क्लियर? स्कोप क्लियर है? स्टार्ट करें. ये इंट्रोडक्शन पार्ट सब में रहेगा, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डायरेक्टर्स रिवीजन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 149 टू 172. इंट्रोडक्शन में हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं कि डायरेक्टर का मतलब क्या है, बोर्ड का मतलब क्या है, राइट? सो बोर्ड, एक सेकंड भाई, बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब कंपनी के रिलेशन में ही ये बोर्ड वर्ड यूज होगा. इट मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 10. डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. सो इफ आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर बट आई एम नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, क्या मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर हूं? आंसर इज नो, आई नीड टू बी अपॉइंटेड. ठीक है, तो एक कलेक्टिव बॉडी मिला के बोलेंगे बोर्ड, और इंडिविजुअल जो अपॉइंटेड है वो है डायरेक्टर. इस बच्चे के 2 डाउट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं. सर ये सब तो ठीक है, बट व्हाई डू वी नीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो 3 रीजन निकल के आते हैं. फर्स्ट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे आपका मन है, आप उठ के पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो, क्या एक कंपनी ऐसा खुद कर सकती है? आंसर इज नो, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट्स इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. तो बोर्ड, कंपनी को चलाने के लिए कुछ जने चाहिए, राइट? तो ह्यूमन एजेंसी आती है, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स. मेंबर पैसा लगाते हैं और ओन करते हैं, डायरेक्टर्स उस चीज को मैनेज करते हैं. वन अनदर पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट. तो ओनरशिप अलग जने करेंगे जो कि होंगे मेंबर्स, मैनेजमेंट अलग करेंगे, दैट इज डायरेक्टर्स. और अगर आपको लगता है दोनों पॉइंट बेकार है, तो भैया चुपचाप लॉ ने बोला है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन 149, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे. तो ये 3 रीजन है. 2 पॉइंट्स जो आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल से लिंक्ड है. व्हाट इज द, अच्छा ये जो नोट्स है ये आपको अगर चाहिए तो यू कैन परचेज ऑल्सो, एंड क्लास वाले स्टूडेंट्स के पास तो ऑलरेडी बुक्स है हमारी अवेलेबल. ठीक है, okay, so what is the legal position of director? Directors are agents of the company as well as there are trustees of the company, जो कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का काम करते हैं. Can a director
बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? आंसर इज यस, पॉसिबल है। इसमें हम लिंक करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 59, दैट इज द ऑफिसर्स डेफिनेशन, कि ऑफिसर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर एंड ऑफिसर इज एन एम्प्लॉय। तो इट इज पॉसिबल कि अगर डायरेक्टर ऑफिसर की तरह काम कर रहा है तो डायरेक्टर एम्प्लॉय भी बन सकता है, हमेशा नहीं, कई केसेस में। सो इट इज नॉट ऑलवेज दिस केस, बट यस, इट इज पॉसिबल दैट डायरेक्टर इज एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सेक्शन 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा जिसके अंदर इंडिविजुअल्स डायरेक्टर रहेंगे। इंडिविजुअल्स क्यों? क्योंकि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है, इसीलिए इंडिविजुअल चाहिए, ठीक है। मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, मैक्सिमम 15। लेकिन फर्स्ट प्रोविजन ने आके बोला सर बहुत काम है, 15 से ऊपर डायरेक्टर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड व्हाटसोएवर, यू हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मे अपॉइंट मोर देन 15 इफ यू वांट, डोंट गो टू एनीवन, एसआर पास कराओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 2 ट्रांजिशनल प्रोविजन से रीड करके छोड़ देना। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना, अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर लेसर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में से कि हमारे कंपनी में तो मैक्सिमम 9 डायरेक्टर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टर प्रोविजन है, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक और बात, अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर हायर नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी बोलेगी मेरे केस में 2 नहीं, मेरे केस में मिनिमम 4 डायरेक्टर रहेंगे, वेरी गुड, स्ट्रिक्टर प्रोविजंस वेलकम, बट इन नो वे कैन रिड्यूस द मिनिमम नंबर बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। मतलब प्राइवेट कंपनी ये नहीं बोल सकती मेरे केस में मिनिमम 1 रहेगा, पब्लिक कंपनी ये नहीं बोल सकती मेरे केस में 3 से कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा, स्ट्रिक्टर नहीं है, ये अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में एग्जेम्पशन है, दे कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अ कॉमन पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इन केस ऑफ ऑल द एग्जेम्पशन, सारे एग्जेम्पशंस में आपको 2 सेक्शंस का कंप्लायंस होना जरूरी है, दैट इज 137 एंड सेक्शन नंबर 92। क्लियर है बात? तो मैं हर बार नहीं बोलूंगा, उस चीज को अज्यूम करके चलना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 दोनों में आदमी दुखी है, दुख का रीजन कुछ और है। 164(1) में रीजंस आर रिलेटेड टू द डायरेक्टर हिमसेल्फ, तो वो दुखी होकर कह रहा है सर मेरी गलती हुई है, और 164(2) में भी दुखी है लेकिन गलती मेरी नहीं हुई है, मिस्टेक ऑफ वन ऑफ द कंपनीज इन विच आई एम अ डायरेक्टर। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं। Subsection 1, a person shall not be eligible to be appointed for appointment as a director of a company. Please understand, a company, the company क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेस करके काम किया है, बट रिवीजन लेक्चर्स में मेरे को पॉसिबल नहीं है इतना बेर एट एनालिसिस करना। क्लियर? स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन, प्लीज कैच द हिंट्स, ठीक है। अ कंपनी मतलब किसी भी कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर इफ दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जब दिमाग ठीक हो जाएगा प्लीज वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का ठप्पा अभी भी मेरे ऊपर कंटिन्यूड है। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। भाई तूने खुद ही बोल रखा है कि तू तेरा दिवाला निकल चुका है, तू खुद ही कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट हूं, कोर्ट का डिसीजन छोड़, तू खुद कह रहा है ना डायरेक्टर नहीं बन सकता। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कन्विक्टेड मतलब कोर्ट का ऑर्डर आना, केस चलना नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आना, राइट। कन्विक्टेड बाय कोर्ट इंडिया और अब्रॉड ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कंपनीज एक्ट। एंड कन्विक्शन तो हुआ, एंड सेकेंड कंडीशन sentenced in respect thereof to imprisonment for minimum 6 months, मतलब मिनिमम 6 महीने की सजा हुई है, एंड उसके बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, चाहे आप अपील फाइल करो, चाहे पिटीशन फाइल करो, कुछ भी करो, क्योंकि रियल लाइफ में इंडिया में तो सर अपील पिटीशन तो लगनी है। और सर 6 महीने की जगह इफ कन्विक्शन हैपेंस एंड imprisonment happens for 7 years or more, तो फिर कूलिंग ऑफ पीरियड को मारो गोली, आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। एंड ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हैज बीन passed by a court or tribunal and the order is in force, so we don't know for what period that courts or that tribunal's order is disqualifying the person। तो जब तक फोर्स में रहेगा तब तक फिर टाटा बाय बाय होना पड़ेगा। Not paid calls in respect of the shares of the company, not a company, the company, whether held alone or jointly with any other person, and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of call। 6 महीने तक पेमेंट नहीं करी है अपने शेयर्स की, तो फिर तुम डायरेक्टर कैसे बन रहे हो? और द कंपनी लिखा है, मतलब जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा हूं उस कंपनी जहां पे मैंने पेमेंट नहीं करी वहां पे मैं डिस्क्वालिफाइड रहूंगा, हेंस दिस इज अ कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन। 188 सेक्शन नंबर 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कन्विक्शन हुआ है, 5 साल तक आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। जल्दी से बताओ मेरे क्लास वाले 188 ये क्लॉज गलत क्यों है? सर 188 में कन्विक्शन तो होती नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर तो आता ही नहीं है,
Hence this needs a change. But again, I am restricting myself. अंदर से निकल रही है सारी बातें, but I am restricting myself. रिविजन लेक्चर है. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152(3), दैट इज भैया अगर आपके पास पैन नहीं है तो आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, डिन नंबर नहीं है या एनी अदर प्रिस्क्राइब नंबर जो कि असली में कोई प्रिस्क्राइब नहीं है बट पेपर में लिख के आना है, डिन नंबर नहीं है तो डायरेक्टर कैसे बनोगे? ठीक है. नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165(1), दैट इज नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स. नेक्स्ट, डिफॉल्ट बाय कंपनी इन विच दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर. डायरेक्टर की कोई गलती नहीं थी, मेरी कंपनी की गलती थी. कंपनी की दो टाइप की गलतियां थी. ओके. नो पर्सन हु इज और हैज बीन, प्रेजेंट और पास्ट टेंस, ध्यान रखना मैं पास्ट में डायरेक्टर था, स्टिल आज डिस्क्वालिफाइड रह सकता हूं. अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच कमिट सर्टेन डिफॉल्ट्स पढ़ेंगे नीचे. क्या पहले पढ़ते कॉन्सिक्वेंस क्या है? दैट पर्सन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, मतलब डिफॉल्टिंग कंपनी, या फिर अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी. कितने टाइम तक? 5 साल तक. कब से? जब से डिफॉल्ट हुआ. क्या डिफॉल्ट हुआ? दो तरीके के डिफॉल्ट हुए, फाइलिंग में डिफॉल्ट हुआ या फेलियर में डिफॉल्ट हुआ. सर क्या नहीं फाइल किया? वही यार आर्टिकलशिप में देखा तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, यही तो फाइलिंग होती है. सर 1 साल फाइलिंग नहीं करी ना, डिफॉल्ट तब माना जाएगा जब 3 लगातार साल, एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल किया, अगले साल नहीं किया, अगले साल नहीं किया और फिर दोबारा साल में कर लिया तो फिर 2 ही साल हुआ. आपको टोटल नहीं देखना है, कंटिन्यूअस पीरियड देखना है. ठीक है. और एंड नहीं है और, तो या तो ये या तो ये. क्या? फेलियर ऑफ 3D. सर 3D मतलब डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया या फिर इंटरेस्ट नहीं पे किया, डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए या फिर इंटरेस्ट नहीं पे किए, या फिर डिक्लेयर्ड डिविडेंड आपने पे नहीं किया. क्लास में जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा लिंकिंग कराई थी, एक इंटरप्रिटेशन पॉइंट बताया था, यहां पे क्या लिखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड. सो इन माय ओपिनियन दिस इज इक्विटी डिविडेंड रादर देन प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता अलग से. क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, ये बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा. अच्छा, ये वाला फेलियर कब तक है? 1 ईयर और मोर. ठीक है, यहाँ पे 3 साल नहीं है, यहाँ पे 1 ईयर और मोर है पेमेंट वाला. अब इस बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, बहुत परेशान है. मैंने कहा इधर क्या हुआ? कह रहा है सर मैं नया डायरेक्टर हूं और मैं जिस दिन अपॉइंट हुआ ना उस दिन कंपनी 164(2) के डिफॉल्ट में है. क्या मैं आज ही डिस्क्वालिफाइड हो जाऊं? ना, तेरे पास 6 महीने हैं, तू 6 महीने में कंपनी का डिफॉल्ट ठीक करा. ओके, सो ही हैज अ इम्यूनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. ये सुनते ही उसके मुंह पे खुशी आई. आपके मुंह पे भी आई? यस सर. ओके. Next question, subsection 3. Can any company provide any additional grounds of disqualification? Private company can, public company cannot. Okay? Government company पे 164(2) applicable नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो है. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 3-4 पॉइंट, लास्ट में डाल देगा सर इज देयर एनी ऑडिटर रिपोर्ट लिंक टू सेक्शन 164(2)? आंसर इज यस. ऑडिटर को बताना पड़ता है जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं उस कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कहीं पे भी और 164(2) में डिस्क्वालिफाइड है क्या. ठीक है, ये कहां से लिंक होता है? 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जी. इसको लिख के आना मत भूलना, ये सेक्शन से आपको नंबर मिलेंगे. ठीक है. ओके. 164(2) का डिफॉल्ट बाद में ठीक कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है. सर क्या एक माइनर डायरेक्टर बन सकता है? क्योंकि आपने डिस्क्वालिफिकेशन में एज वाली बात तो बताई नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि डिन नंबर चाहिए. डिन नंबर का जब आप फॉर्म अभी देखेंगे DIR 3 वगैरह वो सब, जब आप अप्लाई करने जाओगे उसमें वहां पे लिखा होता है मेजॉरिटी एज. तो इनडायरेक्टली एक 18 से कम मतलब माइनर, ही कैनॉट बिकम अ डायरेक्टर. व्हाई? बिकॉज ही कैनॉट फिल द डिन फॉर्म. जब डिन नंबर मिलेगा ही नहीं तो डायरेक्टर बन नहीं सकता. ठीक है. क्या 164 क्लियर है? यस सर. 167, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. 164 कहता है कि मैं डिस्क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं. डिस्क्वालिफाइड हुआ या कोई और प्रॉब्लम्स हुई तो ऑफिस छोड़ के जाना, जिस दिन मेरी फेयरवेल पार्टी रहेगी वो होता है सेक्शन 167. तो डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. ओके. नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इज रिक्वायर्ड, नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. 167 आया तो उस दिन फेयरवेल पार्टी रखवानी है, केक कटवा के टाटा बाय बाय कर देना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Subsection 1. The office of a director shall become vacant if he incurs any of the disqualifications specified in section 164. बट ऑब्वियस था. एक चीज का ध्यान रखना, प्रोविजो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत क्वेश्चंस में दिखेगा कि अगर सेक्शन 164(2) का डिफॉल्ट हुआ तो मैं सारे कंपनीज में मेरी फेयरवेल पार्टी रखवाई जाएगी. मतलब आई विल वेकेट इन ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी. क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी में सब छोड़ के चले गए तो उस डिफॉल्टिंग कंपनी का डिफॉल्ट और आगे जो चीजें ठीक करनी है वो कौन करेगा. क्लियर. सो ऑल द कंपनीज में मेरे वेकेंट हो जाएगा अदर देन द कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया.
ठीक है। 12 महीने तक अगर आप एब्सेंट रहे बोर्ड मीटिंग से, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस और नॉट, बोर्ड ने आपको छुट्टी दी या नहीं दी, 12 महीने तक अगर अटेंड नहीं कर रहे तो फिर डायरेक्टर क्यों बने हुए हो? 12 महीने आप अटेंड नहीं करते हो, टाटा बाय बाय। 184 के कॉन्ट्रावेंशंस कवर्ड है इसके अंदर, दोनों 184 के जो हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल डिस्क्लोजर, वो चैप्टर 2 में आएगा। रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, भैया अगर आपको रिमूव कर दिया तो फिर छोड़ के जाओ, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, डिस्क्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड कन्विक्शन वाला पॉइंट जो मिनिमम 6 महीने वाला, ये दोनों चीजें अब आपको दिमाग में आएगा, सर ये तो ऊपर पड़ी थी ना हमने 164 में, रिपीट क्यों कर रहे हो? नहीं, वो अलग अलग है। ऊपर बोला कि इन दोनों प्रोविजंस में बंदा डिस्क्वालिफाइड है, अब बात करी जा रही है डिस्क्वालिफाई होने के बाद ऑफिस कब छोड़ के जाऊं, वेकेंट कब करूं, उसके लिए आपको एक डायग्राम पढ़ना है। तो देखो, जिस दिन ये कन्विक्शन ऑर्डर या डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद पहले 30 दिन तक कोई वेकेशन नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन ये डेट आ चुकी है कन्विक्शन की या डिस्क्वालिफिकेशन की, मैं डिस्क्वालिफाई हो चुका हूं। ये बहुत जनों को डाउट आता है, प्लीज समझ लो, ये डिस्क्वालिफाई हो चुका हूं, लेकिन सर छोड़ने वाली बात अभी मैं लेके जा रहा हूं किसी और पॉइंट पे, ठीक है। तो डिस्क्वालिफाई होने के बाद 30 दिन तक नो वेकेशन, बट वी विल सी इफ एनी अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड। अगर अपील पिटीशन प्रेफर नहीं हुई तो 30 दिन में मैं छोड़ के चला जाऊंगा, हुई तो उसके बाद मैं उसके डिस्पोजल का वेट करूंगा, डिस्पोजल के बाद फिर 7 दिन देखूंगा क्या कोई फर्दर अपील पिटीशन जारी है, नहीं तो 7 दिन के एंड में मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर कोई पिटीशन या अपील लग जाती है तो भैया फिर आप वेट करो फाइनल डिस्पोजल का, फिर उस फाइनल डिस्पोजल में अगर लिखा जाता है कि मेरी गलती नहीं थी तो मैं रहूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, यस सर। If I am appointed as a director by virtue of holding office or any other employment in holding subsidiary or associate, ध्यान रखना यही 3 कवर्ड है, and ceases to hold such office or employment in that company। सर सिंपल, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग में मैं था, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग में एक अपॉइंटमेंट की वजह से मैं यहां डायरेक्टर हूं, और जिस वर्चू क्या होता है उस वजह से, तो होल्डिंग में ऑफिस की वजह से मैं एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर हूं और ये ऑफिस चला गया तो भैया उसकी वजह से आप यहां डायरेक्टर थे तो ये भी तो वेकेट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सबसेक्शन 2 में पेनल्टीज है, पेनल्टीज वाला मैं एक लेक्चर ना जो क्लास वाला है वही अपलोड करवा दूंगा, यहां पे अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसेक्शन 3, व्हाट इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफिसेस फॉल वेकेंट इन सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, इन दैट केस द प्रमोटर, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये रिक्वायर्ड नंबर मतलब प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, या हो सकता है कंपनी ने ज्यादा लगा रखे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है। और इन डायरेक्टर्स का जो टेन्योर रहेगा कब तक, टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ओके सर, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ा, कैन एनी कंपनी प्रोवाइड एनी एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन, आंसर इज यस, प्राइवेट कंपनी कैन, पब्लिक कंपनी कैन नॉट। सो इन कंक्लूजन, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स बता सकती है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल एज वेकेशन। सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, मैं एक टाइम पे एट अ सेम टाइम कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, आंसर बनेगा 10, 20 दोनों बनेंगे। सर कैसे? टोटल 20, पब्लिक 10, कुछ कंपनीज को पब्लिक में गिनना है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। सो आफ्टर दिस एक्ट हम 20 कंपनी से ज्यादा एक टाइम पे डायरेक्टर नहीं बन सकते, और उन 20 में से मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज कितनी रहेंगी, 10, क्योंकि सर पब्लिक थोड़ी बड़ी होती है कंपनीज, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन है 10 की लगा दी। 2 एक्सप्लेनेशंस, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, ध्यान से, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है, वो भी 10 की लिमिट में काउंट कर दी जाएगी। सेकंड, अगर एक डोरमेंट कंपनी है, 455 मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा, एक डोरमेंट कंपनी है, वो डोरमेंट कंपनी 20 की लिमिट से बाहर हो जाएगी। सर इसमें एक बहुत बढ़िया सा इंटरप्रिटेशन पॉइंट निकलता है, क्विकली बता रहा हूं, 20 में से एक्सक्लूड करना है डोरमेंट को, 10 में से नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 20 में से एक्सक्लूड करना है डोरमेंट कंपनी को, 10 में से नहीं। सर पॉइंट क्या निकल के आया कि अगर एक पब्लिक कंपनी है जो कि एक डोरमेंट है, क्या वो 10 की लिमिट में आएगी? आंसर इज यस, क्योंकि 20 में से एक्सक्लूड करना है, 10 में से नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा इस चीज को रीड करो, फिर भी आता है क्वेरी पूछो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अच्छा, यहां पे जब डोरमेंट कंपनी के एक्सक्लूजन की बात आती है, ये एक्सप्लेनेशन से आती है चीज, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से नहीं आती। सो 92 137 कंप्लायंस जरूरी नहीं है, वो कंप्लायंस तब चाहिए होता है जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, एक टाइप ऑफ कंपनी सब में से एक्सक्लूड कर देना, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, प्रोवाइडेड 92 137 इज कंप्लाइड। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का, एसएसडी जो 151 में पढ़ाऊंगा, 2 ही कंपनीज में एसएसडी बन सकता हूं, प्लस उसमें कंडीशन है, तो बता दूंगा।
सर कैन एनी कंपनी प्रिस्क्राइब एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज फॉर डायरेक्टरशिप? यस, स्ट्रिक्टर प्रोविजन मोस्ट वेलकम, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, मतलब जो हमने लिमिट्स बताई उसका ध्यान रखते हुए एनी कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है, मतलब मेंबर्स पास करेंगे और बोलेंगे कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर तो भैया किसी 6 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं। वेरी गुड, स्ट्रिक्टर प्रोविजन वेलकम। अच्छा, एक छोटा सा क्वेरी पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं? यस सर, पूछो, जरा टेस्ट करो हमारा कंसेप्ट। अगर ये किसी कंपनी ने बता दिया है कि लेसर नंबर ऑफ कंपनीज और इसका उल्लंघन हो जाता है, मतलब सर उल्लंघन क्या होता है? अगर इसका नॉन कंप्लायंस हो जाता है 165(2) का, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन आएगी? नहीं, क्योंकि 164 में क्या लिखा था? 165(1) का नॉन कंप्लायंस, तो ध्यान रखें। क्लियर है ये बात? 165(1) का नॉन कंप्लायंस, नॉट 165(2) का। छोटी छोटी बातें इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स है, आईसीएआर पकड़ सकता है। तो ये वाली लिमिट जो है इसका अगर प्रॉब्लम हुआ तो 164 में दिक्कत आएगी। दिक्कत तो मैं आपको ये रहा 165(1) नॉट 165(2). तो प्लीज छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। ट्रांजिशनल प्रोविजन एक बार रीड करके छोड़ देना। सबसेक्शन 6 पेनल्टी। वुमेन डायरेक्टर सेकंड प्रोविजो टू 149(1), सेकंड प्रोविजो टू 149(1). विच कंपनीज? प्रिस्क्राइब कंपनीज। कितने वुमेन डायरेक्टर? एक, बस एक ही कह रहे हैं हम, एटलीस्ट। ज्यादा लगाओगे अच्छी बात, बट लॉ कह रहा है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। ओके, तो पढ़ते जरा आगे। कौन कौन प्रिस्क्राइब्ड है? रूल नंबर 3 कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी। अच्छा ध्यान रखना, लिस्टेड की डेफिनेशन करते हैं हम। इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था मेरे क्लास का पूरा अपलोड करवा दिया यूट्यूब पे, नो समरी मैनर में, पूरा डिटेल में। तो उसको ध्यान से कर लेना कि लिस्टेड की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी कंपनीज आती है, कौन सी नहीं आती। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक नहीं लिख सकते, ठीक है? सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़ लास्ट ईयर के हिसाब से, इनको वुमेन डायरेक्टर लगाना है। फर्स्ट प्रोविजो आके कहता है व्हाट इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज कवर्ड अंडर दिस रूल। मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, सपोज उसी दिन से लिस्टेड है, तो भैया तेरे पास 6 महीने हैं फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, वेकेंसी बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत अच्छा सा एक इसका प्रोविजो बनता है कि एनी इंटरमिटेंट वेकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय, सबसे पहले कौन? बाय द बोर्ड। एंड व्हाट इज द ड्यू डेट? लेटर टू डेट्स। मतलब ये नॉट लेटर जो बोल रहे हैं दैट इज द ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या है? लेटर ऑफ 2 डेट्स। क्या है वो 2 डेट्स? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच वेकेंसी, मतलब ये जो वेकेंसी हो रही। क्लियर है? सो आप कोशिश करो कि फिल इट एट अर्लीएस्ट, बट वी आर प्रोवाइडिंग अ ड्यू डेट, क्या? नॉट लेटर देन लेटर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम वेकेंसी। इसके ऊपर मजा तभी आएगा, आपको समझ तभी आएगा जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसके क्वेश्चंस कर रखे हैं। अच्छा सर, हमारे कंपनी में तो एक से ज्यादा वुमेन डायरेक्टर है, सो ओके चूज कर लो, फिर आपको नहीं फिल करनी तो, क्योंकि हम तो मिनिमम 1 कह रहे हैं। रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडियन कंपनी है तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना जरूरी है, इसीलिए कोई यहाँ पे लिस्टेड वगैरह नहीं लिखा। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो कि रेसिडेंट है। और रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो मिनिमम 182 डेज रहा हो, प्रीवियस नहीं, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर नॉट कैलेंडर ईयर। और सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बीच में, तो फिर प्रोराटा कर देना, जितना डेज कंपनी रही है इनटू करके 182 का वो प्रोराटा कर देना। ठीक है, तो आधे साल रही है तो 182 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, 91 डेज रहना चाहिए इंडिया में। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 4। कौन सी कंपनीज लगाएंगी? 2 तरीके की। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड नहीं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज independent directors, and there are certain prescribed companies that shall have at least 2 directors as independent directors. Okay, तो ऊपर 1/3 है। कोई भी फ्रैक्शन आए तो अपर राउंड ऑफ मारना है। हर एक जगह आपको अपर राउंड ऑफ मिलेगा एक्सेप्ट 1, जो नीचे रिटायरिंग कैलकुलेट करते हैं ना 152 सबसेक्शन 6 में, जहां पे 1/3 आता है। क्लियर? वहां पे आपको एक नियरेस्ट राउंड ऑफ मिलेगा, बाकी हर जगह अपर राउंड ऑफ है, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर लो। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 1/3 एंड प्रिस्क्राइब कंपनीज में मिनिमम 2। ठीक है, अब प्रिस्क्राइब लर्न कर लो अच्छे से, ये 2-3 जगह सेम क्राइटेरिया आने वाला है। एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, एंड आउटस्टैंडिंग LDD लोन्स डिपॉजिट डिबेंचर्स 50 करोड़ है। नहीं, ध्यान रखना, एक्सीडिंग 50 करोड़ है, यहां पे इक्वल नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज टेक केयर इन एग्जाम MCQs में। टर्नओवर, शेयर कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग LDD, प्यार से लोन्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल।
ओके, तीन टाइप्स ऑफ कंपनीज को एक्सक्लूड कर देना इस रूल रूल 4 सब रूल 1 में, जो सब रूल 2 आके कहता है कि भैया तीन कंपनीज को एक्सक्लूड करो, जेवी को एक्सक्लूड करो, होली ओन सब्सिडरी को एक्सक्लूड करो और एक डोरमेंट कंपनी को एक्सक्लूड करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑडिट कमिटी। सर समझ में नहीं आया, ऑडिट कमिटी हम पढ़ेंगे, वहां पे बोलते हैं कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट चाहिए और यहां पे हमारी एक लिमिट आ रही है 1/3 या फिर 2। तो अगर इन दोनों में क्लैश हो जाता है तो फिर किसको माने? सर ऑडिट कमेटी को मानना। मतलब ऑडिट कमेटी में इस हिसाब से अगर आपको 4 इंडिपेंडेंट वो मेजॉरिटी बन के नंबर आ रहा है 4 और सपोज इस प्रिस्क्राइब की वजह से आ रहा है 2 या फिर यहां पे आ रहा है 1/3, तो वो 4 और 3 आ रहा है तो आपको 4 लगाना है। ठीक है, सो इफ देयर इज अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑडिट कमिटी देन प्लीज अप्लाई दैट हायर नंबर एंड अपॉइंट दैट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, intermittent vacancy of independent director is to be filled in the same manner as a woman director. Once applicable will apply for 3 years minimum. सर ये समझ में नहीं आया, क्लियरली बता रहा हूं, एक ही बार में ध्यान से समझो। इस साल मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया हिट कर गया, ठीक है, तो 31 मार्च को हिट कर गया, इसलिए अगले साल मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा लिए। उसके अगले साल 31 मार्च वाले में मेरा हिट नहीं करा कोई भी क्राइटेरिया, तो क्या उसके अगले साल लगाना है? आंसर इज यस। एक बार जब लग जाएगा तो 3 साल तक लगाए रखना है। तो मतलब ऐसे मिनिमम अगर आपके 3 साल निकल के आए जिसके अंदर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो चौथे साल में आप हटा देना। ठीक है, तो ये 3 साल लगातार आपको क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से छुट्टी। ओके, अगर कोई लॉ आके कहता है कि भैया ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो उस लॉ का आपको कंप्लायंस करना है एंड हायर नंबर लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना सेक्शन 8 कंपनी पे जिसने 92-137 कंप्लाई किया है, पूरा कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है। 149(5) इज अ ट्रांजिशनल प्रोविजन, तो ये इसको एक बार रीड करके छोड़ो। एलिजिबिलिटी पे आते हैं, सेक्शन नंबर 149(6) की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये है हमारा आपके इसमें जो शीट दे रखी है अलग तरीके से, थोड़ी टेढ़ी ऐसे रोटेट करके आपको देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर शर्मा का एग्जांपल लेके चलेंगे। मिस्टर शर्मा थोड़े टेंशन में है। टेंशन में क्यों शर्मा जी? सर मेरा क्राइटेरिया देख चेक करने वाले हो आप। ओके, so let's start. Who can become an independent director? Eligibility clauses A to F. An independent director in relation to a company, obviously उस कंपनी के रिलेशन में इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ 2 वर्ड्स, इंडिपेंडेंट एंड डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मतलब सर पहले डायरेक्टर तो होना जरूरी है, डायरेक्टर तो होना जरूरी है ना, फिर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया लगाएंगे। ओके, तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ही शुड नॉट बी अ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये तीनों इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकते, सबका इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्लॉज नंबर ए, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई तो ओपिनियन देखना है रेलिवेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज। ठीक है, is was not a promoter of cash मतलब कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्ड, is not was not a promoter and who is not related to the promoters or directors of the cash, मतलब वो खुद प्रमोटर नहीं है, रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स ऑफ कैश सारे कवर किए। ओके, Who has or had मतलब अभी और पास्ट में नहीं है क्या, एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप। सर पेक्यूनरी मतलब पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, अदर देन मतलब ये 3 अलाउड है। क्या, रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर, आईडी की तरह जो पैसा उठाऊंगा, और ही मे बी हैविंग एनी ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम के 10% तक की लिमिट है, और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। किसके साथ? सर कैश या फिर कैश के प्रोमोटर्स या फिर कैश के डायरेक्टर्स। ठीक है, कब देखना है आपको, पास्ट में कितना पास जाना है, 10 साल चले जाओ ना, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस टाइम में अपॉइंट हो रहा हूं एंड प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल। ठीक है, और ये वाला जो क्लॉज है सी, ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं। अब एक चीज का ध्यान रखना, एमसी ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए थे कि इफ एनी ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद द कंपनी विच इज एट पार विद एनी मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब उसके साथ कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इन दैट केस उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। ये हम क्यों डालते हैं, 188 के साथ एक लिंकिंग होता है, आरपीटी में भी ऐसा ही पॉइंट है कि आरपीटी में भी बोला जाता है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड करो, इसलिए यहां से भी एक्सक्लूड कर दिया। ओके, पेक्यूनरी रिलेशनशिप में 3 चीजें नहीं आती, ध्यान रखना, सिटिंग फीस, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो मैं मीटिंग वगैरह में आऊंगा, एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर। सर क्यों? क्योंकि ये रेम्यूनरेशन है, ये रेम्यूनरेशन है जो ऊपर ऑलरेडी बोल दिया था कि रेम्यूनरेशन इज अलाउड। ओके, अब मिस्टर शर्मा से बात कर रहे हैं हम, मिस्टर शर्मा से बात कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा के केस में अब मिस्टर वर्मा को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और सर मिस्टर वर्मा कौन है? मिस्टर शर्मा जी के रिलेटिव। मिस्टर वर्मा जी को बुलाया, मिस्टर वर्मा जी इधर आओ, आपके ऊपर भी कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी जिससे हम फाइनली ये असेस करेंगे वेदर मिस्टर शर्मा
is independent or not. So Mr. Verma should not have done the following. क्या? None of whose relative, उसके किसी भी रिलेटिव ने ये काम नहीं करा होना चाहिए. क्या? Is holding any security or interest in cash during current or preceding 2 financial years. But एक exception allow कर रहे हैं प्रोविजो के साथ, that relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakhs or 2% of share capital of the cash or any other higher sum as may be prescribed. अब मेरे को पता है आपके दिमाग में सर एक डाउट आ चुका है, जिसने ध्यान से सुना है, ऊपर बोल रहे हैं कैश, यहां बोल रहे हैं एक्सेप्शन में द कंपनी. तो भैया ये क्या दिक्कत है? ये लॉ को ठीक करना चाहिए. पेपर में आई डोंट थिंक ये चीज पूछेंगे, बट इन माय ओपिनियन इफ यू आस्क मी, द कंपनी को आपको रीड करना है कैश ही, क्योंकि ऊपर मेन प्रोविजो कैश का है, तो एक्सेप्शन भी कैश में है और लिमिट में भी कैश दे रखा है हमें एग्जेम्पशन लिमिट में. क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन अलाउड है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस आ सकती है, तो आंसर हो जाएगा. इसका इंटरलिंकिंग इतना नहीं पूछेंगे. नेक्स्ट, रिलेटिव शुड नॉट बी इनडेटेड, मतलब पैसा देना है किसको? कैश या कैश के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स को. कितना? 50 लाख तक चल जाएगा. यहां पे लिखा है एक्सेस, तो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख कब? एनी टाइम ड्यूरिंग करंट और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, तूने खुद नहीं पैसा दिया, मतलब तूने खुद नहीं पैसा देना, यू आर नॉट इंडेटेड, बट किसी और के इंडेटनेस के केस में यू हैव प्रोवाइडेड एनी गारंटी सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू कैश, कैश के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. डायरेक्टर सबके कवर्ड नहीं है, डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के कवर्ड है. उस कंपनी के खुद के डायरेक्टर्स भी कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे पकड़ सकते हैं आईसी आपको. सो डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रमोटर सारे कवर किए. ठीक है, ओके. यहां पे अमाउंट क्या है? सेम है. आंसर इज नो. फॉर लिखा है मतलब 50 लाख भी हिट कर जाएगा. यहां पे 50 लाख हिट नहीं कर रहा था, ध्यान रखना. ओके. और टाइम पीरियड वही करंट या प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स. फोर्थ, एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद कैश अमाउंटिंग टू मिनिमम 2% ऑफ कंपनीज ग्रॉस टर्नओवर. इट्स मतलब कंपनीज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम. या और ये आपको देखना है टोटलिटी में, सिंगल भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो, जो ऊपर हमने 1 2 3 में कवर किए. तो टोटल में भी अगर हिट कर रहा है तो फिर ये क्लॉज लग जाएगा. नेक्स्ट, ई, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, मतलब मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा दोनों पे रेस्ट्रिक्शन है. क्या? If they hold or has held the position of KMP or is or has been an employee of the cash. कब? करंट और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. सर ऊपर प्रीसीडिंग 2 बोला था, यहाँ पे प्रीसीडिंग 3 बोला था. यार ये मेरे हिसाब से लॉ को एक ही कर देना चाहिए था, इसमें कोई मतलब नहीं था 2 और 3 करने का. ऊपर 3 कर देते या यहाँ पे भी 2 कर देते, बट कोई बात नहीं. ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर या लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, क्योंकि इज लिखा है ना तो करंट भी कवर्ड है. ठीक है, होल्ड्स लिखा है ना तो करंट भी कवर्ड है. तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखो. ओके. रिलेटिव का एक एक्सेप्शन है कि वो एम्प्लॉय हो सकता है करंट या लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, करंट या लास्ट 3 फाइनेंशियल में वो एम्प्लॉय हो सकता है. तो रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है तो फिर मिस्टर शर्मा जी जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट स्टिल बनेंगे. केएमपी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एम्प्लॉय बोल रहा हूं, सिर्फ एम्प्लॉय बोल रहा हूं. ठीक है, केएमपी अगर होगा तो स्टिल डिस्क्वालिफिकेशन विल अप्लाई. ओके. नेक्स्ट, is or has been an employee or proprietor or partner of certain firms. कब? सेम, करंट या प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ओके. अब ये फर्म्स दो तरीके की कवर करनी है. सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट वाली फर्म, ये किसके सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट? कैश के. ठीक है, और एनी लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म जैसे मैकिन्जी वगैरह. तो लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म कौन सी? जिसके ट्रांजैक्शंस रहे हैं कैश के साथ. कितना? मिनिमम 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच. मतलब इस फर्म का मिनिमम 10% रेवेन्यू कैश किसी चारों कंपनीज में से आ रहा है, तो उस कंपनी के रिस्पेक्ट में मिस्टर शर्मा जी जो है आज ही बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, टुगेदर विथ हिज रिलेटिव दे होल्ड 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी. मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा मिला के 2% या उससे ज्यादा अगर होल्ड कर रहे हैं तो मिस्टर शर्मा आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते. ध्यान रखना, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? टोटल वोटिंग पावर. इक्विटी शेयर वर्ड यूज नहीं करा है. हो सकता है वोटिंग पावर किसी और शेयर से आ रही है तो उस शेयर को भी देखना पड़ेगा. छोटे छोटे पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता के चल रहा हूं, जो मैं जनरली क्लास में ही कवर करता हूं. तो टोटल वोटिंग पावर वर्ड यूज किया है. ठीक है, ओके. ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और अ डायरेक्टर और वॉट एवर नेम कॉल, मतलब ट्रस्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक ऐसी एनपीओ का जो इन दोनों क्लॉजेस में पढ़ रही है. क्या? दैट एनपीओ रिसीव्स मिनिमम 25% ऑफ इट्स, मतलब उस एनपीओ की रिसीट्स मिनिमम 25% कहां से आती है? फ्रॉम द कंपनी, जो हमारी रेलिवेंट कंपनी है जिसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की बात चल रही है, या फिर एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. नोट, प्लीज नोट दैट सिर्फ कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर्स उठा रहे हैं. ठीक है, और फिर आगे जाके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कवर किया है.
कैश और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बोल सकते आप इस केस में, कैश सबके प्रमोटर डायरेक्टर नहीं यूज कर रहे हम, यहां पे प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के कवर किए जा रहे हैं, और दैट एनपीओ होल्ड्स मिनिमम 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। है बात क्लियर है? यस सर। और ये जनरल है कि उसके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज होना चाहिए, और नीचे मैंने कैश का मतलब दिया हुआ है, दैट इज द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। आगे एक डिक्लेरेशन देनी है सबसेक्शन 7 में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आके कसम खाएगा, एक कसम खाएगा क्या कि सर मैं तो क्राइटेरिया मीट करता हूं, जो अभी हमने पूरी कहानी रची 149 सबसेक्शन 6 की, वो मैं क्राइटेरिया मीट करता हूं। ठीक है, कब देनी है? फर्स्ट मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज डायरेक्टर, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग। और ऐसा कभी भी कोई चेंज हो जाता है सर्कमस्टांसेस में, उसने कुछ शेयर्स परचेज करे, उसके रिलेटिव्स ने कुछ किया, व्हाटएवर इट इज, तो जब भी ऐसा चेंज होएगा उसके अगली मीटिंग में उसको आके ये चीज देनी है। क्या बोलना है कि भैया मैं क्राइटेरिया मीट करता हूं, तो एनी सर्कमस्टांसेस विच में अफेक्ट हिज स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ऐसा कोई भी चेंज हुआ तो उसको बता देना है, एक कसम फिर से खा लेनी है। ठीक है, एक शेड्यूल 4 होता है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जो कंपनी को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और इन सबको कंप्लाई करना पड़ता है। सर रेम्यूनरेशन का क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, थोड़ा सा एक प्यारा सा इंटरप्रिटेशन पॉइंट बता रहा हूं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू 197-190। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट 197-198 को मैं ओवर रूल कर रहा हूं, मतलब 197 और 198 को मैं ओवर रूल नहीं कर रहा। क्यों सर? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन भी वहां से लिंक्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्लियर? तो उसको क्या क्या मिल सकता है? सिटिंग फीस मिल सकती है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो पार्टिसिपेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, वो सब हो सकता है, एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो कि मेंबर्स ने अप्रूव करी है वो उसको मिल सकती है। स्टॉक ऑप्शन कतई अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर स्टॉक ऑप्शन मिल गया तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है या फिर इनएडिक्वेट पैसा है, चैप्टर 3 में इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पैसा मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, एक डेढ़ साल पहले अमेंडमेंट हुई थी, पहले नहीं मिल सकता था। ठीक है सर, ओके। एज पर रूल 4 हमने अगेन चैप्टर नंबर 3 में आने वाला है ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो है किसी और डायरेक्टर से कम नहीं होएगी। हाँ, इसकी और वुमेन डायरेक्टर की हम कम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, टेन्योर के ऊपर बात करते हैं, सीधा चार्ट से पढ़ेंगे। उसका ऑफिस स्टार्ट हुआ, अब हम बात कर रहे हैं टेन्योर की, कितने टाइम रह सकता है, क्या हो सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मोटे मोटे लेवल पे 2 मैक्सिमम टर्म अलाउड है और एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। तो पहला टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है, उस 5 सालों में क्या उसका रिमूवल हो सकता है, 169 में हो सकता है, नॉर्मल 169 के हिसाब से स्पेशल नोटिस चाहिए एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। पहला टर्म मेरा खत्म हुआ, काम बहुत अच्छा किया, क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? यस, 2 चीजें कंप्लाई करवा लेना, बोर्ड रिपोर्ट का एक डिस्क्लोजर दे देना और एसआर पास करा देना। सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म जो हुआ वो कितने टाइम का हो सकता है? अगेन मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। सर क्या उस सेकंड टर्म में भी रिमूवल पॉसिबल है? यस, 169 में रिमूवल इज पॉसिबल। एक बदलाव आने वाला है, स्पेशली क्या, ओआर की जगह एसआर हो जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिकली आपको एक चीज बोलनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard उसको देनी है। ये वैसे आप देते ही हो 169 में, बट स्टिल यहाँ पे अलग से बोलना है। तो स्पेशल नोटिस सेम एज 169, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard देनी है और ओआर की जगह एसआर चाहिए। ठीक है, तो 2 मैक्सिमम टर्म मेरे को अलाउड है। सर मेरा बहुत अच्छा काम था, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के एंड में फिर से रीअपॉइंटमेंट, ना ना ना, अब आपको कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना है 3 साल का। ठीक है, और उन 3 सालों में उस कंपनी के साथ वो किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे एफिलिएट्स मतलब कैश कवर नहीं है, बट मेरे हिसाब से कवर होने चाहिए, कोई बात नहीं है, इनडायरेक्टली में क्या पता कवर कर ले, इसके ऊपर ज्यादा केस लॉज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। अब सर एक डाउट, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो था ना मेरा, उसने पहला 3 साल का किया और अगला 5 साल का किया, तो 8 साल हुआ, तो मैं इसको 2 साल और लगवा दूं ना? लॉ कहता है 2 टर्म, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स ईच। अगर आपकी गलती है इस 3 का आपने 5 क्यों नहीं किया, पर 2 टर्म खत्म होते ही कंसेक्यूटिवली 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, ओके। सबसेक्शन 12 में लायबिलिटी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पूरे एक्ट को ओवररूल करके हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि प्रमोटर या केएमपी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव है, रोज केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इन दैट केस दे आर लायबल फॉर ओनली दोज एक्ट्स व्हिच टेक प्लेस थ्रू देयर नॉलेज, एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस, जहां पे उनका कंसेंट कॉन्निवेंस इन्वॉल्व था या फिर जहां पे उन्होंने गलती करी। मतलब सारे एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है, उनकी गलती होना जरूरी है, उनका नॉलेज होना जरूरी है उस मैटर। रोटेशन रिटायरमेंट का पूरा कंसेप्ट जो 152(6) में कहानी रची जाती है, वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे एप्लीकेबल है। अच्छा,
अब एक बात करेंगे हम डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, सेक्शन 150। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप पढ़ सकते हो कि ये पूरा डेटा बैंक बनाया जाएगा और इसमें से जो भी डेटा आएगा उसको ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। आईडी को अपॉइंट करके उसको अप्रूवल कौन देगा? ऑब्वियसली सर मेंबर्स अप्रूव करेंगे, बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, मेंबर्स अप्रूव करेंगे, और जब मेंबर्स को अप्रूवल के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाएगा, जनरल मीटिंग की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाएगा एक जस्टिफिकेशन कि हमने इस बंदे को आईडी की तरह क्यों चुना, बिकॉज आईडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन एनी कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं सर डेटा बैंक के क्रिएशन की। एवरी इंडिविजुअल, ये जो रूल नंबर 6 रिसेंटली अमेंड हुआ था, रिसेंटली क्या, आप 2019 के रूल्स है तो समझ लो, एवरी इंडिविजुअल हु इज स्टार्ट ऑफ द अमेंडमेंट रूल्स जो 1 दिसंबर 19 था, ये डेट अब आज के इसमें रिलेवेंट बची नहीं है, उसको विद इन 13 मंथ्स में काम करना था, लेकिन आज के इसमें रिलेवेंट ये है कि जिसको भी आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसको बिफोर अपॉइंटमेंट क्या करना है, he has to apply online to the institute, Indian Institute of Corporate Affairs at मानेसर। उसको अप्लाई करना है कि भैया मेरा नाम इस डेटा बैंक में इंक्लूड करो, कितने टाइम के लिए, या तो 1 साल या तो 5 साल या तो लाइफ टाइम। सर अलग अलग क्यों? क्योंकि इसकी फीस अलग अलग होती है। ठीक है, ओके, एंड टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, उसका नाम आईडी के उसमें होना चाहिए। अच्छा सर, नाम तो इंक्लूड हो गया, उसके बाद क्या सर, एक पेपर पास करना है। उससे पहले एक चीज समझ लो कि अगर आज मेरे पास डिन नहीं है लेकिन स्टिल मेरा मन है डेटा बैंक में डलवाना है नाम, डलवा सकता हूं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दोगे आप हमें तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है। ओके, सो नॉट हैविंग डिन स्टिल ही मे वॉलंटरीली अप्लाई फॉर नेम इंक्लूजन। अच्छा सर, अब बात पढ़ते हैं कि नाम तो इंक्लूड हो गया, उसके बाद क्या करना है, पेपर पास करना है। पेपर का नाम क्या है? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। कितने टाइम में पास करना है? विद इन 2 ईयर्स जब आपका नाम इंक्लूड किया जाएगा। नहीं किया तो क्या होगा सर, नाम रिमूव कर देंगे। लेकिन सर बहुत बड़े कुछ दिग्गज लोग हैं, उनको हम ये टेस्ट पास करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो देखो क्या, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास दिस टेस्ट, जिसके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 साल का, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। क्या क्या है वो, एक प्रोसीजरल लिस्ट है जो आपको पढ़नी है। ए, एज अ डायरेक्टर और केएमपी ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन कंपनीज में वो डायरेक्टर या केएमपी रहा है 3 साल के लिए मिनिमम। क्या क्या? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल अच्छा खासा है, मिनिमम 10 करोड़ का, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन एनी कंट्री विच इज अ मेंबर स्टेट ऑफ एफएटीएफ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब वो कंट्री अच्छी है, मनी लॉन्ड्रिंग में हमारा साथ देती है, एफएटीएफ का पार्ट है। ठीक है, एंड और नहीं, एंड सेकेंड कंडीशन, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल यूएस में एसईसी है। ठीक है, तो उस कंट्री के सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर इज अ मेंबर स्टेट ऑफ आईओएससी, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज कमिटी। यार वो कंट्री अच्छी है, उल्टे सीधे क्राइम्स अलाउ नहीं करती, सारे मेंबर स्टेट्स वगैरह है, कोई इशू नहीं है, वहां के सिक्योरिटीज रेगुलेटर वगैरह सब हमारे एफएटीएफ और उसका पार्ट है। ओके, या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो, बट उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए $2 मिलियन और मोर, $2 मिलियन और मोर। E, any statutory corporation set up under Act of Parliament or any other state legislature carrying on commercial activity. Keyword is commercial. ठीक है, ऐसे सब में वो एज ए डायरेक्टर या केएमपी काम किया है मिनिमम 3 साल। बी, ये ए था, अब बी क्लॉज, इन द पे स्केल ऑफ अ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव, मिनिमम डायरेक्टर लेवल पे उसने काम किया है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, एंड उसके पास एक्सपीरियंस है हमारे कमर्शियल मैटर्स का, मतलब फाइनेंस, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स or the affairs related to government companies, statutory corporations which may be under act of parliament, मतलब सेंट्रल के अंदर या फिर स्टेट के अंदर, एंड कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। सर मतलब इन शॉर्ट कमर्शियल रिलेटेड मैटर्स में उसको पता है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन, ये सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड इनके अंदर उसके पास एक्सपीरियंस अगेन कॉर्पोरेट, कमर्शियल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉस का है, तो एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उसके पास 3 साल का। इन पोस्ट का ध्यान रख लेना। ठीक है, ऊपर डायरेक्टर वाला, ऊपर डायरेक्टर वाला, ऊपर डायरेक्टर और केएमपी वाला, और यहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर और अबव। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली अमेंडमेंट आई थी, ये आपके अमेंडमेंट वाली लिस्ट में भी है, अमेंडमेंट की वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, और बुक्स में हमारे ऑलरेडी कवर है, क्लास वालों को पता है कि कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हम इसमें से एग्जेम्पशन देंगे। सर प्रोफेशनल्स मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मिनिमम 10 साल का। कौन? सर वही सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटर और एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट ऑफ कोर्ट, ये सारे प्रैक्टिसिंग लोग हैं। तो सीएस इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट, प्रैक्टिस वाले लोग।
ठीक है, तो इनका अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। अब इस बच्चे के दिमाग में डाउट है, बच्चा तो लग नहीं रहा, अंकल लग रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्या डाउट है आपको? कह रहे भैया एक बात बताओ, अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में मैंने काम किया 1 साल, तो मैं उसको 1 साल गिनूं या 2 साल गिनूं? भाई 1 साल। आपको टोटल देखना है, आपको ये नहीं कि मैं 2 कंपनीज में काम कर रहा हूं तो डबल हो जाएगा एक्सपीरियंस ना, ठीक है, एक ही बार में काउंट किया जाएगा, इट शैल बी काउंटेड ओनली वंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिन्यूअल की एप्लीकेशन आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी फाइल कर देनी है। सपोज आपने 1 साल का लिया एप्लीकेशन, तो 1 साल आपका खत्म हुआ, आपका डेट खत्म हुई, विद इन 30 डेज रिन्यूअल फाइल करना है। लाइफ टाइम के केस में तो मैं रिन्यूअल फाइल करूंगा नहीं, दैट डज नॉट नीड टू बी स्टेटेड। सर पासिंग परसेंटेज क्या है? मिनिमम 50% पासिंग चाहिए, और सर कोई देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप देते रहो अटेम्प्ट, कोई इशू नहीं है। इंस्टीट्यूट का मतलब मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर। और आपको हर बार एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने इस सब रूल 1 का, ऊपर जो हमने पढ़ा रूल 6 सब रूल 1 का कंप्लायंस किया है। फिर डिक्लेरेशन कब देनी है? जब आप 149(7) की कसम खाते थे ना कि मैंने क्राइटेरिया पूरा करा है, उसके साथ एक और कसम चिपका के देना कि मैंने ये वाला जो है सब रूल 1 कंप्लाई किया है। क्लियर? अच्छा, सीजी के पास पावर है कि वो कोई प्रोसीजर मैनर बता सकता है 149 में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बताएगा तो हम पूरा कर लेंगे। एक छोटा सा नोट का ध्यान रखना, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये शेड्यूल 4 से आता है, मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है तो मैंने डाल दिया, ध्यान रखना। अच्छा सर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो हर एक डायरेक्टर को कंप्लाई करनी है। वो कैसे भी टाइप का डायरेक्टर हो सकता है, वो नॉर्मल डायरेक्टर है, वो एडिशनल डायरेक्टर है, वो नॉमिनी डायरेक्टर है, वो रोटेशनल डायरेक्टर है, सबको कंप्लाई करना है। तो पढ़ो क्या क्या। Subject to the article, subject to the provisions of this act, he has to act as per the articles of the company. He has to act in good faith. He has to promote the objects of the company, and he has to act for the benefit of the company, interest of the employees, interest of the environment, community, shareholders. अच्छे से काम करेगा. He has to exercise due reasonable care, skill, diligence, and independent judgment. He should not involve in any situation जहाँ पे conflict of interest हो सकता है, possibly ये भी है या तो आगे हो सकता है with the interest of the company, क्योंकि उसको कंपनी के लिए काम करना है। A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain, any benefit, any advantage, या तो for himself or his relatives, partners, associate. And अगर guilty पाया गया तो जो पैसा कमाया वो कंपनी को देना पड़ेगा, liable to pay, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, he shall not assign his office, and any assignment करा तो वो void मान लिया जाएगा। भैया तेरे को सोच समझ के, तेरी क्वालिफिकेशंस को देख के तुझे अपॉइंट किया है, you cannot assign any office, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको इंपॉर्टेंट, कि अगर डेथ के बाद असाइनमेंट हो जाती है तो वो असाइनमेंट नहीं होती। मतलब मैं बोलता हूँ मेरी डेथ के बाद मेरा बेटा आएगा, कोई इशू नहीं है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर डेथ के बाद तो मैं ऑफिस में ही नहीं रहूंगा, और ऑफिस में नहीं रहूंगा तो असाइन कैसे करूंगा। क्लियर? इसमें क्वेश्चन किया था। अच्छा सर, डेलीगेशन ऑफ वर्क अलाउड है? वो असाइनमेंट नहीं होता, डेलीगेट तो कर ही सकता हूँ ना, हाँ भाई ये करो, मेरे सेक्रेटरी को बोल दिया वो करो, वो अलाउड है। अच्छा, ऊपर वाली ड्यूटीज जो है उसको छोड़ के भी कुछ जनरल ड्यूटीज होती है, जैसे फाइलिंग्स करनी पड़ती है अथॉरिटीज को, जनरल मीटिंग्स कन्वीन करना, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे अलग अलग चीजें होती है, ये भी ड्यूटीज है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 फर्स्ट डायरेक्टर, सबसेक्शन 2 सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। अदर देन ओपीसी के केस में वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, मतलब सबसे पहले किसको देखना है? आर्टिकल्स को देखना है। अगर आर्टिकल्स शांत है, जनरली आर्टिकल्स बता देते पहले डायरेक्टर कौन रहेंगे। अगर आर्टिकल शांत है तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अंटिल द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। दिक्कत नहीं तो पहले आर्टिकल्स देखो। एंड ओपीसी के केस में क्या होगा? इंडिविजुअल मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल एंड अनलेस द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 152 सबसेक्शन 2। अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। Save as otherwise expressly provided in this act, every director shall be appointed by the company in the general meeting। सर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सेव एज अदरवाइज मतलब अनलेस एक्ट में कुछ और नहीं कहा जाता, हर एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब एक्ट में बोला गया है कि एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकता है, तो फिर वहां पे बोर्ड ही करेगा। एक्ट में बोला गया है ऑल्टरनेट या नॉमिनी या कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, तो फिर ठीक है, तो बोर्ड करेगा। लेकिन अगर एक्ट में हम कुछ और नहीं कहते तो हर एक सब्सिक्वेंट डायरेक्टर भी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाए। क्लियर है? अच्छा, एक प्री कंडीशन क्या है? जब तक मेरे पास डिन नंबर नहीं रहेगा तब तक मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये आई थिंक आपको पता है, तो इसको हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। ओके, देयर आर सर्टेन सबमिशंस रिक्वायर्ड बाय पर्सन हु इज प्रपोज्ड टू बी अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज, मतलब
बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड अपॉइंट कर रहा है तब भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? यू हैव टू फर्निश योर डिन नंबर या एनी अदर प्रिस्क्राइब नंबर, क्योंकि उसके बिना आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। आपको एक कसम खानी है, आपको एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैं 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड हूं। ओके, नेक्स्ट, बिफोर अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट के टाइम आपको क्या देना है? एक कंसेंट देनी है इन राइटिंग टू एक्ट एज सच। मतलब मैं डायरेक्टर की तरह कंसेंट देता हूं कि मुझे एक्ट करना है, मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, तो ये कंसेंट दो। ये डायरेक्टर कंसेंट देगा DIR 2 में, और इस कंसेंट को फाइल करना पड़ता है विद रजिस्ट्रार। कौन फाइल करेगा? कंपनी करेगी, विद इन 30 डेज करेगी, इन फॉर्म DIR 12 करेगी। ये दोनों बातें किसने बोली? रूल नंबर 8 ने। ठीक है, कंपनी की सारी फाइलिंग जनरली आप देखोगे DIR 12 में की जाती है। अच्छा, आईडी के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है और उस अपॉइंटमेंट में ये बताया जाएगा, बोर्ड बताएगा कि बोर्ड के हिसाब से ऐसा क्या ओपिनियन बन रहा है, दैट ही फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट फॉर सच अपॉइंटमेंट। मतलब 149 ही बोर्ड बताएगा कि भैया हमारे ओपिनियन के हिसाब से दिस पर्सन क्वालिफाइज द क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है डायरेक्टर को, तो उस केस में कंसेंट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज मत भूलना कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर रही है, अगर नॉर्मल बोर्ड कर रहा है तो फिर कंसेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ डिन। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। प्रोविजंस ऑफ डिन। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सेक्शन 153 रेड विद रूल 9 एंड 154 रेड विद रूल 10 ये एक साथ आते हैं, हम फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। राइट, अब एक बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, हाँ भाई क्या हुआ, जल्दी बोल। सर मुझे डिन चाहिए एंड आई वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इसको बोलेंगे प्यार से एप्लीकेंट, क्योंकि तू अप्लाई करने वाला है। ओके, मेक, ये एग्जिस्टिंग कंपनी की कहानी अभी बताता हूं, इस पे स्ट्रेस दूंगा थोड़ा, पहले ध्यान से समझो। सो वी विल आस्क हिम टू मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर DIR3 along with the prescribed fees to the central government। इनका एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है MCA पे, जहां पे सारी फाइलिंग होती है। ठीक है, अब एप्लीकेंट शैल डाउनलोड, स्टेप्स क्या है? डाउनलोड द फॉर्म DIR3 फ्रॉम द पोर्टल, fill in the particulars, verify and sign the form and attach the copies of the फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको नीचे बताऊंगा, एंड स्कैन एंड फाइल द एंटायर सेट इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकल कुछ नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली। तो सबसे पहले क्या क्या, यार नॉर्मल सी बात है, कहीं पे भी KYC कराते हो वैसे ही है ये फॉर्म। अपनी फोटोग्राफ दो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे देना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे देना कि मैं सिद्धेश हूं, तो मैं कैसे प्रूफ करूं? लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप जहां रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब, तो एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, आपका साइन क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इसीलिए मैंने यहां पे स्ट्रेस दिया वर्ड डायरेक्टर। सर नई कंपनी में अपॉइंट होना होगा तो नीचे बताऊंगा क्या होता है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ठीक है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा प्रपोजिंग कि भैया इसको अपॉइंट करवाना है हमारी कंपनी में, तो उसको डिन नंबर चाहिए। ठीक है, Form DIR3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her own DSC। तो पहले उसका DSC बनवाना पड़ेगा, फिर उसको डिजिटली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है MCQs में। आई एम अगेन स्ट्रेसिंग ऑन दिस पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करो, बेशक वहां पे जाके MCQs सॉल्व कर लो, बस MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसमें गलतियां होती है। डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म DIR3 इज नॉट अलाउड बाय CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ध्यान से पढ़ो कौन अलाउड है, कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, या फिर MD डायरेक्टर CEO CFO ऑफ द कंपनी जिसमें वो अपॉइंट होने वाला है। CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हर जगह याद कर रखा है, पहले के जमाने में होता था, अब नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका फॉर्म DIR3 सबमिट होते ही आपको एक टोकन नंबर मिलता है, दैट इज द एप्लीकेशन नंबर। आई होप आपने आर्टिकलशिप में फॉर्म्स वगैरह का किया होगा काम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होएगा, दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, बाइफर्केशन देखो, अब CG के पास ये एप्लीकेशन आ चुकी है, अब क्या होगा सर, प्रोसेसिंग करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेसिंग करेगा एप्लीकेशंस का जो भी डिन की आई है, एंड उसके बाद 1 मंथ में डिसाइड करेगा कि इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। सर गलतियां हुई, जैसे फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है, तो रीसबमिशन होता है 15 दिन में। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अप्रूवल या रिजेक्शन डिसाइड किया जाएगा एंड कम्युनिकेट कर दिया जाएगा बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड। आज के केस में ईमेल ही आती है, प्लस आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। कब होएगा ये? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, एक अटैचमेंट आई नहीं है, रीडेबल नहीं है, व्हाटएवर इट इज, तो उस केस में इंटीमेशन दिया जाएगा कि भैया ये डिफेक्ट या जो भी तेरा इनकम्प्लीट है इसको ठीक कर ले। कैसे? वेबसाइट पे भी आएगा, मेल भी जाएगी। टाइम कितना? रीसबमिशन का एक क्वेश्चन था ना, पुट टू रीसबमिशन आता है एप्लीकेशन में, तो उस केस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर डिफेक्ट पार्शियली ठीक किया आपने,
अभी भी मतलब डिफेक्टिव ही है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अब आपको रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन और वो फीस आपकी गई, रिफंड मत मांग लेना। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया उस टाइम लिमिट में, आपने कुछ उसको रिमूव ही नहीं किया, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी, रिजेक्ट नहीं करेगा, इनवैलिड बिकॉज यू डिडंट टेक एनी स्टेप इन 15 डेज। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन इनवैलिड होने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे हो चुका है और फीस भूल जाना, उससे हम पार्टी करेंगे, मतलब रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटस ऑफ फीस मैंने आपको बता दिया, रिफंड नहीं मिलेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करी जाएगी, फीस गई सो गई। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना, डिन की वैलिडिटी पूरी लाइफ टाइम रहती है। अगर आज मेरे पास डिन है और मैं जिंदा रहूंगा तब तक, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक डिन की सांसें चलेंगी। क्लियर है बात, और वो किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है 153 154 में इट इज डेलीगेटेड टू आरडी जेडी डिप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी आरडी पे पोस्टेड है नोएडा ऑफिस। तो थोड़ा प्रोसीजरल है। अगर बंदे का सरनेम नहीं है, इफ इट डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, देन वो अपने फादर का या फिर अपने ग्रैंडफादर का सरनेम लगाएगा और एक डिक्लेरेशन देगा फॉर्म DIR 3A। ओके, नेक्स्ट प्रोविजो टू 150, अरे भाई प्रोविजो टू 153, द सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकता है कि कोई और नंबर है, कि जैसे कोई और एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको आप डिन की तरह मान लो, ये रियल लाइफ में अभी कुछ नहीं है, आपको डिन नंबर ही लर्न करना है। अच्छा, डिन इंक्लूड्स डीपिन, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्विकली एग्जांपल लेते हैं, डीपिन इज रिक्वायर्ड फॉर एल LLP। तो आज मैं डायरेक्टर हूं, मेरे पास डिन है, कल को एक LLP इनकॉर्पोरेट हो रही है, मेरा जो डिन नंबर है ना, वो उस LLP में इनकॉर्पोरेशन होने के टाइम डीपिन जब मेरे से मांगा जाएगा, मैं ये डिन नंबर कॉपी पेस्ट करके लगा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। डीपिन और डिन एक नंबर हो सकते हैं, तो डिन इंक्लूड्स डीपिन, डीपिन डज नॉट इंक्लूड डिन, ध्यान से, डिन इंक्लूड्स डीपिन। ठीक है, ओके। एक बंदा एक डिन में एक बंदा, जैसे अगर मैं आई एम अ पर्सन, मेरे पास एक डिन है, तो वो डिन और किसी के पास नहीं जाएगा और मैं कोई और डिन अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं पे भी फॉर्म फाइलिंग में सिद्धेश वालिम्बे, अगर सिद्धेश वालिम्बे कहीं पे भी आता है तो वो नाम से उनको ज्यादा मतलब नहीं है, उनको डिन नंबर चाहिए। तो कहीं पे भी डायरेक्टर का रेफरेंस है तो डायरेक्टर का डिन नंबर चाहिए, क्योंकि दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नाम तो सेम हो सकता है, डिन नंबर कभी सेम नहीं किया जाए। तो रिटर्न कहीं पे भी कुछ भी हो तो डिन नंबर चाहिए। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, ये अब रेलिवेंट नहीं है प्रोविजन, इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, आज एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है जिसमें 4 डायरेक्टर है, मैं, माय ब्रदर, माय फादर एंड माय मदर। ठीक है, हम 4 जने डायरेक्टर है। अब हम 4 जने कभी भी लाइफ में डायरेक्टर नहीं रहे, हमारे पास डिन नहीं है और नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। जल्दी से बताओ, क्या हम DIR 3 फाइल करें? नहीं सर, आपने ऊपर अभी तो बताया एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में करना है। अगर मेरी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे दे देगी? वो अभी तो बनी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म INC 32 जो होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला फॉर्म, स्पाइस फॉर्म भी कहते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म में हम नए डायरेक्टर्स का डिन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब DIR 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म INC 32 से आप डिन नंबर ले लो। क्लियर है? तो सर अब चारों का ले ले ना, मैक्सिमम 3। तो फिर सर 3 का बाकी चौथे का क्या? सपोज ऐसा मान लो कि मैंने अपना माय फादर एंड माय मदर, हम तीनों का फॉर्म INC 32 के द्वारा डिन नंबर ले लिया, डिन नंबर आ गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो चौथा मेरे ब्रदर का जो डिन नंबर है वो हम DIR 3 के थ्रू अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अब हम बोर्ड रेजोल्यूशन दे सकते हैं ना, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसके सिवा आपको कोई डाउट रहेगा। कैंसलेशन सरेंडर ऑफ डिन, द CG और RD और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द RD, प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, स्पेसिफिक बातें ध्यान रखो। ठीक है, नीचे लिखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह। So, ये 3 जने upon being satisfied upon the verification of the particulars and documentary proof, they can cancel or deactivate DIN in certain specific cases। ये बहुत ही specific cases है, ध्यान रखना। DIN अगर डुप्लीकेट पाया गया for the same person, तो अगर डुप्लीकेट DIN है तो डेटा एक जगह, जो एक हम DIN रखने वाले उसमें मर्ज कर देंगे और दूसरे वाले को हटा देंगे। इफ द डिन वॉज ऑब्टेन्ड बाय रॉन्गफुल मैनर या फिर फ्रॉडुलेंट मीन्स, मतलब गलत तरीके से, गलत डॉक्यूमेंट्स या फिर डिसीट करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए आपने पाया गया है, उस केस में लेकिन हम आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, अनसाउंड माइंड अगर डिक्लेयर हो जाता है, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या फिर वो सरेंडर की एप्लीकेशन फाइल करता है, लेकिन सरेंडर की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उसको कस्में खानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले समझो कि सरेंडर की एप्लीकेशन जाती है DIR 5 में। ठीक है, सो द application needs to be there in DIR 5 by the DIN holder to surrender his or her own DIN। और एक कसम क्या खाएगा, डिक्लेरेशन देगा कि मैं कहीं पे भी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हुआ और डिन का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट विद एनी अथॉरिटी। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डीएक्टिवेट, कोई इशू नहीं। प्रोवाइडेड बिफोर डीएक्टिवेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार अपने
ई रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो डिक्लेरेशन दे रहा है कि डिन नंबर यूज नहीं हुआ, कभी भी अपॉइंट नहीं हुआ, ये सब सच है ना। तो ये दोनों डिक्लेरेशंस बहुत ही स्पेसिफिक है कि मैं कभी भी अपॉइंट नहीं हुआ और मेरा डिन नंबर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। और ये वाली चीज भी बहुत ही स्पेसिफिक है, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये तीनों चीजें आपको लिख के आनी है, तभी पेपर में नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगर केवाईसी का कंप्लायंस नहीं किया तो भी आपका जो है वो डिन हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हम मतलब कौन, इसमें 4 जने हैं, सीजी, आरडी, ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय आरडी या फिर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी, ये यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, ऊपर नहीं करा गया। ये छोटी बातें हैं, पकड़ी जा सकती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बस मतलब समझा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया रॉन्गफुल फ्रॉडुलेंट का क्या होता है। सर चेंजेस अगर होते हैं डिन पर्टिकुलर में, जैसे आज मैंने दिल्ली से पुणे शिफ्ट किया है और मेरे डिन नंबर में एप्लीकेशन में मेरा दिल्ली का एड्रेस है, तो मुझे वो चेंज कराना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जाए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। सो एवरी इंडिविजुअल जिसके पास डिन है, अगर कोई भी पर्टिकुलर्स चेंज हो जाते हैं विद इन 30 डेज, मुझे कब, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज एक फॉर्म फाइल करना है, क्या, DIR-6। तो मैं DIR-6 डाउनलोड करूंगा, फिल इन करूंगा पर्टिकुलर्स, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा एंड इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर दूंगा। और इसकी जो डिजिटल साइनिंग है वो आप CS कॉस्ट अकाउंटेंट से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा होने के बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेगी और मुझे बताएगी एप्लीकेंट को पोस्ट ईमेल के द्वारा कि भैया वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द चेंजेस। अब इस बच्चे के दिमाग में नो डाउट कि सर आपने डिन सेल को तो बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ROC को कौन बताएगा और कंपनीज को कौन बताएगा जिसमें मैं डायरेक्टर हूं? तो भैया कंपनीज में तो मैं ही बताऊंगा, कितने टाइम में, 15 दिन में। सो द कंसर्न इंडिविजुअल ही बताएगा कि भैया ये मेरा चेंज हुआ है, विद इन 15 डेज इनकॉर्पोरेट करवाना है मुझे कंपनीज के रिकॉर्ड में। एंड ROC को कौन बताएगा, क्या मैं बताऊंगा? ना, डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली जितने भी कंसर्न ROC है, मतलब मैं 5 कंपनी में डायरेक्टर हूं 5 स्टेट्स में, तो 5 स्टेट के ROC को डिन सेल अपने आप एक इंटीमेशन भेज देगा कि इस दिन में आप अपने रिकॉर्ड्स को चेंज कर लो, जो भी DIR-6 के हिसाब से मैंने बताया। क्लियर है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से कंपनीज के जो भी जिन कंपनीज में मैं डायरेक्टर हूं उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ROC को डिन सेल बताएगा। क्लियर? अच्छा, केवाईसी कराना जरूरी है, आजकल तो केवाईसी के बिना सर कुछ होता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये सवाल आता है, सर केवाईसी फॉर्म फाइल कौन करेगा? हर एक फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को जिसके पास भी डिन नंबर है वो केवाईसी फॉर्म फाइल करेगा। कब करेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक। दिमाग में गलती मत करना, 31 मार्च 22 है तो 1 अप्रैल 22 को ही नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ये जो नेक्स्ट वर्ड यूज करा है ना, 30 सितंबर ड्यू डेट, 30 सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, नेक्स्ट मतलब कहीं ऐसे मत सोचना अगले साल, अगले दिन 1 अप्रैल से ही नया साल स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में। ठीक है, तो क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। 31 मार्च 21 को जो डिन होल्डर है उसके लिए 1 अप्रैल 21 से इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर को उसकी ड्यू डेट है। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक DIR-3 KYC वेब फॉर्म, दैट इज अ प्रीफिल्ड फॉर्म फाइल करूं, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन। सर प्रीफिल्ड मतलब अपने आप फिल किया गया, अपने आप फिल कब होगा? व्हेन इन द पास्ट आपने एक बार एटलीस्ट ये DIR-3 KYC फाइल करा है। तो सपोज मैंने 1 साल फाइल कर दिया, अगले साल से मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं वेब फॉर्म फाइल करूं। उसकी 2 कंडीशन क्या? एक तो पहले आपने कभी फाइल करा है DIR-3 KYC जिसके द्वारा ओरिजिनली एक बार तो डिटेल्स आ गई है, एंड दूसरा देयर इज नो अपडेट और चेंज इन द पर्टिकुलर। क्लियर? चेंज होगा, अपडेट होगा, यू हैव टू गो फॉर द नॉर्मल फाइलिंग। ये प्रीफिल्ड फॉर्म आप नहीं फाइल कर सकते। ये प्रीफिल्ड क्यों अलाउ किया कि मेरा कोई चेंज नहीं है, एक बार फाइल कर चुका वो पिछले साल, सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट उसको टिक मार्क करके सेम एज अबाउ करके भेज दो। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर लगती है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इजी, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आने दूंगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, रोटेशन रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 152 सबसेक्शन। ठीक है, इट अप्लाइज ऑन ऑल द पब्लिक कंपनीज। पब्लिक बोलते ही सेक्शन 2 क्लॉज 71 याद आ जाना चाहिए कि इट इंक्लूड्स द प्राइवेट कंपनीज विच आर पब्लिक कंपनी सब्सिडियरी। ठीक है ये बात, तो ये पब्लिक कंपनीज पे लगता है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और उसके लिए कोई 92(137) का कंप्लायंस की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये सेक्शन ही पब्लिक कंपनीज पे लग रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि ये सेक्शन सारी कंपनीज पे लगेगा और प्राइवेट कंपनी के लिए हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लेके आए ना, यहाँ पे लगी पब्लिक कंपनीज पे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। Unless the articles provide for the retirement of all directors at every general meeting, मतलब अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि सारे के सारे रिटायर होंगे तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलते तो मिनिमम कितने रिटायर कराए, मिनिमम कितने रोटेशनल ठहरवाए।
राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो अनलेस दिस हैपेंस, अगर ये नहीं हुआ तो हमें मिनिमम 2/3 मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. तो पढ़ो, शैल बी द पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट बाय. तो ये जो वर्ड है ना, liable, whose office is liable to determination by retirement by rotation, this means they are rotational directors. तो पेपर में हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये वर्ड ना पूछे कि कैलकुलेट रोटेशनल डायरेक्टर, हो सकता है वो पूछे कैलकुलेट दोस नंबर ऑफ पीपल हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन. तो दिस इज ऑल्सो रोटेशनल डायरेक्टर. ठीक है, कोई भी राउंड ऑफ आए तो अपर राउंड ऑफ लेके जाना, जैसे 3.3 को 4 कर देना. ओके, तो पहला स्टेप क्या हुआ, टोटल इंटू 2/3, टोटल इंटू 2/3, और लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी x. ठीक है, तो x इज माय रोटेशनल डायरेक्टर्स. अब एंड पढ़ो, मैंने ना हर एक शॉर्ट भी दे रखा है, मेरे क्लास वालों को चीज पता होगी, छोटा छोटा मैंने एडिशनल नोटिंग दे रखी है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो अगला पॉइंट क्या कहने वाला है, रोटेशनल डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग. तो पढ़ो अब लीगल लैंग्वेज क्या कहती है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. ओके, अब इस बच्चे के दिमाग में डाउट और आपके भी दिमाग में डाउट, सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग डायरेक्टर्स. पढ़ो, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन केस ऑफ सच कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन आर्टिकल शैल आल्सो बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. मतलब अगर आर्टिकल शांत है, कुछ नहीं कहते, तो उनको भी हम जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट करेंगे. लेकिन आर्टिकल्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को किसी और तरीके से अपॉइंट करवा सकता है, जैसे डायरेक्टर के द्वारा. क्लियर है बात? ठीक है सर, अब हमारे पास ना एक्स आ चुका है. एक्स क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर्स. अब पढ़ो आगे, वी गॉट द रोटेशनल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बट हाउ मेनी ऑफ देम शैल रिटायर, सो लेट द रिटायरिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बी वाई. तो अब x से y की जर्नी कैसे सॉल्व करेंगे, सर x इंटू 1/3 करो ना. पढ़ो, एट एवरी फर्स्ट AGM ऑफ द पब्लिक कंपनी विच इज हेल्ड, ये वैसे फर्स्ट नहीं है, ये कौन सी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आफ्टर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एज अबाउ. तो उस केस में 1/3 ऑफ सच ऑफ द डायरेक्टर्स. यार मन कर जाता है एक्स्ट्रा समझाने का, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट्स बता ही रहा हूं. सच मतलब x, रोटेशनल डायरेक्टर. तो 1/3 of such of the directors for the time being as are liable to retire, they shall retire from the. और इसमें आपका जो राउंड ऑफ है ना भाई, वो नियरेस्ट है, तो 2.3 2 हो जाएगा, 2.6 3 हो जाएगा. अब आपको समझ आया y क्या है, हाँ सर x इंटू 1/3. ठीक है, तो टोटल इंटू 1/3 इज इक्वल टू x एंड 2/3 इज इक्वल टू x, दैट इज रोटेशनल, एंड x इंटू 1/3 इज रिटायरिंग. तो सर हमारा ना एक दिमाग चल रहा है, हम जो पेपर में गलती करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनो आप क्या गलती करते हो. आप कैलकुलेटर पे लेते हो टोटल इंटू 2/3 इंटू 1/3. गलती पक्का है, गलती पक्का है, इसके अंदर पक्का नहीं मतलब हो सकती है. सर क्यों भाई, 2/3 का राउंडिंग ऑफ जो है वो अपर राउंड ऑफ है, 1/3 का नियरेस्ट है. तो पहले 2/3 का राउंड आप पूरे तरीके से सॉल्व करना, इसका एक होल नंबर लेके आना राउंडिंग ऑफ करने के बाद, एंड देन इंटू 1/3 करना, वरना गलती होने के चांसेस है. एमसीक्यूज में पकड़ चुका हूं, ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो. ओके, सो नाउ वी गॉट द नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, बट विच डायरेक्टर शुड रिटायर, सर लॉन्गेस्ट सिटिंग. तो द डायरेक्टर्स हु शैल रिटायर, जो कौन होंगे, दे हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट. अब एक बच्चे के दिमाग में फिर डाउट, ये आप ही हो, सर बताओ अगर 2 डायरेक्टर एक ही दिन आए हैं तो रिटायर किसको कराऊं. तो भैया लॉ ने वो भी बोल रहा है कि लॉ में बोला कि भैया दैट्स इन दैट केस, अगर 2 जने एक ही दिन आए और उनका नंबर आ जाता है, तो इन दैट केस वी हैव टू सी इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम, अदरवाइज उनका नाम लॉट से निकालेंगे. तो इधर दैट विल बी सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स, द नेम शैल बी डिटरमिन्ड बाय लॉट. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो चिट्ठी निकालो, और अगर है तो एग्रीमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएगी. 3 प्रकार के डायरेक्टर्स आपको एक्सक्लूड करने हैं फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. इसके ऊपर अनगिनत डाउट्स आते गए हैं स्टूडेंट्स के, अनगिनत डाउट्स आते जाएंगे और फ्यूचर में भी आएंगे, तो समझ लो ढंग से एक जगह. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना है. सर लिखे तो 2 है, बता रहा हूं ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई बवाल मचता है मार्केट में, इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. दूसरा, नॉमिनी डायरेक्टर्स provided they are appointed by the financial institution set up under Act of Parliament which overrides the Companies Act, या फिर they are appointed by central or state government by virtue of their shareholding. तो इसके अंदर सर इसका एग्जांपल दो जरा, सेपरेट एक्ट, एग्जांपल LIC, एग्जांपल SBI. सर HDFC ना, HDFC का अपना कोई एक्ट नहीं है, तो फिर SBI क्यों लिया, भैया SBI का अपना एक्ट है. सर कितना लर्न करें मैं इसी लिस्ट, हमें क्या पता, जितना बता रहा हूं अभी के लिए उतना ही लर्न करो.
ठीक है, LIC और SBI वालों को एक्सक्लूड कर देना, HDFC ICICI को एक्सक्लूड मत करना। क्लियर है बात? अच्छा सर तीसरा क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर सवाल भी करा रखा है, आईसीए का भी एक अभी रिसेंटली सवाल कराया था, इसके ऊपर क्लास में भी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। बाकी आप इतना समझ लो, रिवीजन वालों के लिए भी आपने भी अपने क्लासेस में कर रखा होगा, जहां से भी आपने पढ़ा है कि ये तीनों को एक्सक्लूड करना है। एडिशनल मेरे हिसाब से एक्सक्लूड नहीं होंगे। अभी कल ही मैंने 3 जनों को सेम रिप्लाई दिया है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं एक्सक्लूड होंगे। अगर इंटेंशन होता लॉ का तो यहाँ पे लिख देता एडिशनल डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, आई गो एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इन माय ओपिनियन यही 3 डायरेक्टर्स है जो एक्सक्लूड किए जाएंगे, एंड आई हैवंट फाउंड एनी क्वेश्चन ऑफ आईसीआई व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स विद माय व्यू, hence I am not going anything further. अब दो बातें, what about the vacancy created due to the retirement of the directors? In that case the company may reappoint that person by OR पास करके उसी को reappoint कर लो या किसी और को अपॉइंट कर लो, उसके लिए स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी, and may choose not to fill the vacancy. एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ निकल के आता है, BR कुंद्रा वर्सेस मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन। If an AGM is not held up to the last due date, then the directors liable to retire by rotation. Will they continue or will they have to leave the office? They will have to leave the office. Why? Because directors cannot take an advantage of their own default. AGM बुलाने का काम किसका? डायरेक्टर का। डायरेक्टर अंदर ही अंदर ऐसे बोल रहे कि सुनो सुनो एक काम करते हैं, हमने मीटिंग रखवाती नहीं है, एजीएम हुई नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहां पे केस लॉ के बोलेगा भाई अगर आपने हेल्ड नहीं कराई मीटिंग, हेल्ड नहीं कराई तो ड्यू डेट तक जो जनरली निकल के आती है 30 सितंबर एज पर कैलकुलेशंस, तो 30 सितंबर को जिनका नंबर था उनको वैसे भी छोड़ के जाना पड़ेगा, आप मीटिंग मत रखवाओ। ठीक है, ये एक जनरल नोट है कि रोटेशनल डायरेक्टर्स हमेशा जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स जनरली जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन आर्टिकल्स कुछ और कह सकते हैं। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स बाय एनी अदर मोड, एग्जांपल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज आल्सो पॉसिबल। 152 सबसेक्शन 7 डीम्ड री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। सर डीम्ड मतलब हुआ नहीं है, माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? री अपॉइंटमेंट। क्या हुआ मीटिंग में, एजीएम में? ये हुआ कि द वेकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड एंड मीटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू फिल इट। तो भैया अब हम लॉ भी कंफ्यूज हो गया, अरे आप इसको तो रीअपॉइंट कर नहीं रहे हो और मीटिंग में ये भी नहीं बोल रहे कि हम अब सीट को फिल नहीं करेंगे, तो सीट का क्या करना है? एडजर्न। तो मीटिंग शैल बी एडजर्न सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, अनलेस इट्स अ नेशनल हॉलीडे देन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, प्लीज ध्यान रखना। ओके, अब मीटिंग एडजर्न हो गई। अब क्या ये इशू, क्या इशू जो पिछले मीटिंग में कंपनी में चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ बोला नहीं, क्या ये इशू एडजर्न मीटिंग में सॉल्व हुआ? नहीं। इन एडजर्न मीटिंग आल्सो वेकेंसी नॉट फिल्ड एंड द मीटिंग डिड नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व दैट वी विल नॉट फिल द वेकेंसी। तो उस केस में दोबारा एडजर्न कर दूं? ठीक नहीं लग रहा सर, दोबारा एडजर्न करना ठीक नहीं लग रहा। तो उस केस में उन रिटायरिंग डायरेक्टर्स का डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा, अनलेस इन 5 केसेस, इन ये 5 केसेस एप्लीकेबल हो। क्या? एट दैट मीटिंग और प्रीवियस मीटिंग रिजोल्यूशन वाज पुट एंड लॉस्ट। तो उस केस में तो भैया फिर इंटेंशन ऑफ मेंबर्स इज क्लियर कि उनको नहीं अपॉइंट करना है। रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ही राइटिंग में बोल दिया डायरेक्टर्स को या फिर मेंबर्स को कि भैया मुझे नहीं अपॉइंट होना। ठीक है भाई, तेरा मन नहीं है तो तेरे को जबरदस्ती क्यों अपॉइंट करे? ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर और ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। 164 ही कंप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको कैसे लगा देंगे? A resolution ORSR is required by the virtue of provisions of this act। ये सिर्फ theoretically लर्न करना है, प्रैक्टिकली अब इसका यूज नहीं है, theoretically लर्न करो। एंड सेक्शन 162 is applicable to the case। 162 भी कराऊंगा नीचे। ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब क्या? जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है रोटेशन से। सर समझ में नहीं आया, एक चीज बोल के छोड़ रहा हूं, समझ आ जाना चाहिए। रिवीजन लेक्चर है, पढ़ाई हो चुकी है आपकी, ध्यान से लिंक करो। एडिशनल डायरेक्टर जब अपना ऑफिस छोड़ के जाता है, क्या वो रिटायर हो रहा है? नहीं, वो ऑफिस लीव कर रहा है। रिटायरिंग मतलब जो 2/3 और 1/3 के रूट से बाहर जाता है, बस ये इसका मतलब है, ये आपको समझ आ जाना है। ओके, कुछ इसमें एग्जेम्पशंस है। गवर्नमेंट, ये जो कंसेप्ट है रोटेशन एंड रिटायरमेंट का, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एन अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट कॉम्बिनेशन एंड उसकी सब्सिडरीज पे, एंड ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं लगता, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद सेक्शन 160। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं रिवीजन लेक्चर में भी आपको हर एक पॉइंट कवर कराऊं, क्योंकि मैं एक सच बात बता दूं आपको, व्हेन आई एम टीचिंग ना, मैं ऐसा नहीं करवा सकता कि रिवीजन है तो ये पॉइंट छोड़ दूं। जो दिमाग में आएगा वो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, इससे भी सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, बस स्पीड थोड़ी अलग है, थोड़ा स्कोप में डिफरेंस है। लेट्स प्रोसीड। सेक्शन नंबर 160।
एक सेकेंड, right of persons other than retiring directors to stand for directorship. other than retiring directors मतलब 1/3 वाले रूट से जो नहीं आ रहे उनको डायरेक्टरशिप में आना है, वो कैसे आएंगे? ठीक है, अगर 160 कंप्लाई नहीं किया तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। एंटायर प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। अपॉइंटमेंट कैन बी डन एट अ जनरल मीटिंग, इट कैन बी एजीएम और ईजीएम मतलब एनुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ये बंदा है जो सेक्शन 152 के हिसाब से पूरा आ सकता है, उसको प्रोसीजर कंप्लाई करना है, क्वालिफाइड है, अब उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना है, तो वो क्या करेगा? इधर दिस पर्सन और एनी अदर मेंबर इंटेंडिंग टू प्रपोज हिम एज ए डायरेक्टर, वो आके नोटिस देंगे। ये नोटिस देगा कि मुझे अपॉइंट करना है, मुझे अपॉइंट होना है, और मेंबर बोलेगा कि मैं किसी और के लिए जो है वो कैंडिडेचर सबमिट कर रहा हूं, उसको अपॉइंट करो आप एज ए डायरेक्टर। ठीक है, उस नोटिस के साथ आपको पैसा देना है अपनी सीरियसनेस प्रूव करने के लिए। कितना? 1 लाख रुपए और एनी अदर हायर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। हायर कुछ नहीं है, 1 लाख लर्न करो, दोनों को 1-1 लाख रुपए देना है। नोटिस कहां देनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में देनी है। कितना दिन पहले? मिनिमम नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग। कौन सी मीटिंग? इधर एजीएम और ईजीएम। ठीक है, तो उस मीटिंग से 14 दिन पहले आपको 1 लाख रुपए के साथ नोटिस देनी है। ये अगर निधि कंपनी हुई तो 1 लाख की जगह 10,000 होगा, और ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट या फिर इन केस ऑफ सच डायरेक्टर हु इज रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय एनआरसी इफ 178 अप्लाइज, चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे, और अदरवाइज इफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। और सर ये 1 लाख रुपए का रिफंड होएगा क्या? बिल्कुल होएगा। या तो वो प्रपोज डायरेक्टर इलेक्ट हो जाता है एज ए डायरेक्टर, मतलब मेजॉरिटी वोटिंग मिल जाती है, नहीं मिलती 25% से ज्यादा मिलती है वो भी काम चल जाएगा सर, कोई इशू नहीं है। 25% से ज्यादा मिले टोटल वैलिड वोट्स, तब भी उसको रिफंड कर देंगे। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी में ये चीज नहीं लगती, मतलब सेक्शन 8 कंपनी में 25% से कम हो, 25% या 25% तक हो, तो जरूरी नहीं है कि फॉरफिट कर लिया जाएगा। बाकी कंपनी तो फॉरफिट कर लेंगी, बट सेक्शन 8 कंपनी का जो एम है वो पैसा नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन है। तो सेक्शन 8 कंपनी हैज ए चॉइस वेदर टू रिफंड और फॉरफिट दैट सेड अमाउंट। क्लियर है बात? ओके। तब सेक्शन 2, सर नोटिस आ चुकी है कंपनी के पास, अब वो क्या करेगी? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी रूल 13 के हिसाब से। कैसे? अब 14 दिन पहले नोटिस आई मिनिमम, अब मिनिमम 7 डेज बिफोर वो मेंबर्स को बताएगी। कैसे? देख लो, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द पर्सन, जो भी जिसने सबमिट किया या फिर किसी मेंबर ने जो कैंडिडेचर दिया। एक चीज का ध्यान रखना, ये कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है जो नोटिस दे रहा है, ये मेंबर है, एंड ही कैन बी होल्डिंग एनी नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर होल्ड कर रहा है, स्टिल मैं मेंबर हूं। आज मेरे पास एक शेयर है रिलायंस का, मैं भी जाके आज एक डायरेक्टर का वो दूंगा, मैं कैंडिडेचर दे सकता हूं किसी बंदे को डायरेक्टर प्रपोज करने के लिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे देंगे? इन्फॉर्म कैसे करना है? 2 तरीकों से। एक तो इंडिविजुअल नोटिसेस जाएंगी सबको, सारे मेंबर्स को, जिन्होंने भी अपना ईमेल दिया है उनको ईमेल में हम कम्युनिकेट कर देंगे, आज केस में ईमेल ही होती है, एंड बाकियों को हम इन राइटिंग पोस्ट करवा देंगे। एंड आपको ये वेबसाइट पे भी देना है। ये गलती मत करना, आईसीआई ने लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट किया था कि क्या वेबसाइट की जगह मैं ये एडवर्टीजमेंट दे दूं, नहीं, ये एंड है। ये जो नीचे एरो देखोगे ना, ध्यान से लिंक करो, इंडिविजुअल नोटिसेस की जगह आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, बट एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेबसाइट। वेबसाइट पे तो नोटिस जाएगी, वेबसाइट पे तो नोटिस और इन्फॉर्मेशन जाएगी। हाँ, इंडिविजुअल नोटिसेस की जगह आप एडवर्टीजमेंट दे देना, एक वर्नाक्युलर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर रहा है। क्लियर है? ये सेक्शन 160 इज नॉट एप्लीकेबल इन सच अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट उस कंपनी की होली ओन सब्सिडियरीज। प्लस एक प्राइवेट कंपनी में भी नहीं लगता, एंड प्लस एक ऐसी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगता जिसके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के लिए तो वैसे भी आने नहीं वाले, मिलने नहीं वाले लोग, तो ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर सेक्शन 151 SSD। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। और इन लिस्टेड कंपनीज में कितना डायरेक्टर उनको लगवाने की जरूरत है? SSD मिनिमम 1। दे में हैव 1 सच डायरेक्टर, ये नहीं कि 10 20 ऐसा नहीं, 1। अब सर मीनिंग क्या है स्मॉल शेयर होल्डर? स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास शेयर्स है जिसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नॉमिनल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000। ठीक है, नॉट मोर देन 20,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्शन से ज्यादा रूल है, दैट इज रूल नंबर 7। तो कैसे कैसे अपॉइंटमेंट हो सकती है? या तो लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो बोल सकती है कि हाँ भाई मैं तो लगवा रही हूं एक इंडिपेंडेंट अपना SSD, या फिर नोटिस आ सकता है बाय एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर। एलिजिबल क्या? लोअर ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल सच शेयर होल्डर। सच मतलब स्मॉल, तो 1000 और 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब रूल नंबर 7 में एक लैंग्वेज है, अगर नोटिस आने के बाद
तो उसमें वर्ड यूज करा गया है मे, एग्जैक्ट वर्ड है अ लिस्टेड कंपनी मे अपॉन नोटिस। तो बच्चों को डाउट आता है सर ये तो मे है, इसका मतलब डिस्क्रिशनरी है सर, मैंडेटरी तो नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ लॉ। एक मुझे बात बताओ, अगर नोटिस का क्राइटेरिया दे दिया, लोगों ने ये चीज कंप्लाई कर दी, नोटिस सर्व कर दी, उसके बाद भी अगर कंपनी मना कर देंगी तो ये लोग क्या कहेंगे कि भैया फिर हमारा जो क्राइटेरिया पूरा हुआ, लॉ ने हमें ऑप्शन दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही क्या बना जब कंपनी इस चीज को रिजेक्ट कर सकती है? हेंस इन माय ओपिनियन एंड सपोर्टेड बाय ए रमैया, मैं इसमें काफी सारी चीजें ए रमैया से आपको लिंक करके बताता हूं। ए रमैया इज द होली बुक, एक इंटरप्रिटेशन का गुरु माना जाता है फॉर कंपनी लॉ। उन्होंने उसमें भी ये चीज व्यू एक एंडोर्स करा गया, मैंने चेक किया है, दैट मे नीड्स टू बी रेड एज शल। तो अगर नोटिस आया तो कंपनी मना नहीं कर सकती, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कितने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्ट किए जाएंगे बाय द स्मॉल शेयर होल्डर? सर एक, 2 3 नहीं, एक, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा? स्मॉल शेयर होल्डर्स जो भी इंटेंड करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं एक एसएसडी अपॉइंट कराना, दे हैव टू लीव अ नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन विद द कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, ठीक है। और क्या क्या कैसे कैसे नोटिस आएगी, उस नोटिस में बताया जाएगा क्या, नेम अंडर देयर सिग्नेचर्स, मतलब साइन करके नाम, एड्रेस, शेयर्स एंड फोलियो नंबर ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट। आप किसको प्रपोज कर रहे हो, आप किसको प्रपोज कर रहे हो, उन सबकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, राइट। तो उस बंदे की जिसको प्रपोज कर रहे हो उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, प्लस ये सारी डिटेल्स उन स्मॉल शेयर होल्डर्स की भी प्रोवाइड करनी है हु आर प्रपोजिंग, मतलब जो प्रपोज कर रहे हैं, जिसको प्रपोज किया जा रहा है, उनकी सारी डिटेल्स जाएंगी। तो अगेन द पर्सन्स हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अब ये एसएसडी प्रपोज पर्सन है, बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या क्यों दुखी है? कह रहा है सर मेरे पास तो शेयर्स है ही नहीं, ये शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर कैसे दूं, मेरे पास तो शेयर्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, प्रोविजन ने बोला इफ यू डोंट हैव तो ये शेयर हेल्ड और फोलियो नंबर की डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एसएसडी प्रपोज जो है, डायरेक्टर जो है, डजंट नीड टू हैव शेयर्स, अपॉइंटमेंट इज स्टिल वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस नोटिस नीड्स टू बी अकंपनीड बाय अ स्टेटमेंट साइंड बाय दैट एसएसडी प्रपोज्ड पर्सन। क्या क्या उसमें 3 चीजें देनी है, उसका डिन नंबर, प्लीज ध्यान रखना, स्मॉल शेयर होल्डर, एडिशनल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो वो डायरेक्टर है ना, तो उसका डिन नंबर प्रोवाइड करवाना है, उसको अपना एक डिक्लेरेशन देना है कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, एंड उसको अपनी कंसेंट भी फाइल करनी है। अच्छा, एक अगेन बवाल का टॉपिक, कॉन्ट्रडिक्शन का टॉपिक, कि सर क्या एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह हमेशा कंसीडर किया जाता है? आईसीआई के मटेरियल में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इन माय ओपिनियन एसएसडी इज 151, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज 149.4। इन माय ओपिनियन ये इसको क्लब करने की जरूरत नहीं है, ये क्लब हो सकते हैं अगर कुछ चीजें हो जाए। सो एसएसडी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलवेज, he may be considered as independent director only if 2 conditions are complied। क्या? He is eligible as per criteria of 149(6) and he gives a declaration of 149(7)। अगर मेरे हिसाब से ये चीज पूरी नहीं होती तो वो नॉर्मल एसएसडी रहेगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। इसमें आई डोंट थिंक और कोई क्वेरी है। अच्छा, एसएसडी की अपॉइंटमेंट इज कंप्लीटली एज पर 152, जो हम सारी चीजें पढ़ते हैं, रोटेशन वगैरह, लेकिन 3 एक्सेप्शन है। क्या? ही शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, हाउएवर ही विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। मतलब डिनोमिनेटर में जब आप टोटल लेते हो वहां पे 3 ही जनों को एक्सक्लूड करते हो, जो ऊपर बता दिया था, नॉमिनी, ऑल्टरनेट एंड इंडिपेंडेंट। एसएसडी को एक्सक्लूड नहीं करना है, लेकिन जब आप वो नंबर लेके आओगे कि मुझे इतने रोटेशनल चाहिए, वहां पे एसएसडी को काउंट नहीं करना, क्योंकि ये स्पेसिफिक काम के लिए आता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए रहता है। तो देख लो उसका टेन्योर क्या रहेगा, he can be there for maximum 3 consecutive years, and उसका 3 साल खत्म होने के बाद, मैक्सिमम 3 साल खत्म होने के बाद उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना है। ड्यूरिंग दैट टाइम वो कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में एंगेज नहीं हो सकता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, he should be eligible as per 164। अब जल्दी बताओ, ये बोलने की जरूरत थी नहीं सर, क्योंकि वो डायरेक्टर तो है ही ना, एसएसडी तो डी तो है ही ना, तो 164 तो कंप्लाई करना ही था। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ एसएसडी, डिस्क्वालिफिकेशन 164, बोलने की जरूरत थी नहीं बोलता तब भी तो डायरेक्टर है, तो डिस्क्वालिफिकेशन आते ही वेकेशन होना ही था। 167 अट्रैक्ट्स, बोलने की जरूरत थी नहीं सर, डायरेक्टर है तो 167 तो लगेगा ही। सीजेस टू मीट इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया ऑफ 149(6), बोलने की जरूरत थी नहीं सर, आपने ऊपर तो बताया कि अगर आईडी का क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ तो मैं एसएसडी प्लस आईडी नहीं रहूंगा, लेकिन एसएसडी तो कंटिन्यू करूंगा ना। तो इन माय ओपिनियन ये भी रूल बहुत ही बेकार है, नो नीड। ओके, I can be a SSD in maximum 2 companies at same time, provided condition is that second company should not be in the competing business of first company, because in that case I won't be able to accurately represent the interest of small shareholders in both the companies. Okay,
ये वाला बात मैंने आपको बता दी है। एक चीज का ध्यान रखना, एसएसडी को अपॉइंट करते वक्त सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर वोट करता है, लेकिन अगर एसएसडी को निकालने की बात छेड़ दे 169 में तो सारे शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सेक्शन 163 पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है और बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बंदे लगाए जाएंगे। कितने? मिनिमम 2/3 राउंड ऑफ, अपर राउंड ऑफ, मिनिमम 2/3 शैल बी अपॉइंटेड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मेथड्स बनते हैं, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग या एनी अदर मेथड जो आर्टिकल्स बताएगा, ठीक है। और ये इसका टाइम पीरियड मतलब ये हर 3 साल में होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से इनका अपॉइंटमेंट का टेन्योर है 3 साल। तो सच अपॉइंटमेंट्स मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years एंड कैजुअल वैकेंसीज इनकी एज पर 161 4 ही फिल करी जाएगी, तो वो भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता ये वाला सेक्शन जिसका 100% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल, स्टेट या कॉम्बिनेशन, एंड ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इट्स होली ओन्ड। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब छेड़ रहे 161, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। 161 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4। सर सबसेक्शन 3 खा गए, नीचे बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। एडिशनल डायरेक्टर पहले एक एक करके कवर करते, साथ साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है? वर्कलोड ज्यादा है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं। पावर टू अपॉइंट किसके पास है? बोर्ड के पास, प्रोवाइडेड आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सेक्शन 161(1) बोर्ड को पावर नहीं देता। 161(1) बोर्ड को पावर तभी देता है जब आर्टिकल्स प्रोवाइड करे कि हाँ भाई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। क्लियर? सो नो इनहेरेंट पावर। एलिजिबिलिटी, इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। सर ऑब्वियस सी बात है, पता चले मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया, वो दुखी होकर घर जा रहा था, डायरेक्टर ने बोला आ तेरे को एडिशनल की तरह लगा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, टेन्योर नेक्स्ट एजीएम, और अगर आपने एजीएम नहीं रखवाई तो लास्ट ड्यू डेट जब तक होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। ओके। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हमें छोड़ के जा रहा है, ऊपर नहीं इंडिया से बाहर जा रहा है मिनिमम 3 महीने के लिए, एब्सेंस फॉर मिनिमम 3 months फ्रॉम इंडिया, तो उसकी जगह काम हैम्पर ना हो तो उसको हम लगा रहे हैं एज, किसी और को लगा रहे हैं एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सर कौन लगाएगा? वो डायरेक्टर जो छोड़ के जा रहा है वो लगाएगा? आंसर इज नो। बोर्ड शैल अपॉइंट, बोर्ड कैन अपॉइंट, और उसको ऑथराइजेशन कहां से मिलेगी? या तो आर्टिकल्स या फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी मिल सकती है, क्योंकि आर्टिकल्स अमेंड करने में सेक्शन 14 और एसआर का टाइम लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जरूरी काम है ऑल्टरनेट का, इसीलिए ओआर से भी अलाउड कर दिया कि ओआर पास करके भी बोर्ड को पावर दी जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्या है? मैं सिर्फ इतना बोलूं तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स का टाइम था तो आगे पीछे हो गया है, आगे पीछे मतलब लॉ में, ठीक है। तो ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, ठीक है। तो ऊपर आप पढ़ोगे ऑल्टरनेट बोला है, तो ऑल्टरनेट क्या? कोई भी डायरेक्टरशिप अगर होल्ड कर रहा है तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर्कुलर रेजोल्यूशन पॉसिबल है, एंड ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर जिसकी प्लेस में वो अपॉइंट करा गया है, और जिस दिन वो इंडिया में लैंड कर जाएगा, जिस दिन उसकी फ्लाइट लैंड हो जाएगी, उस दिन ये छोड़ के चला जाए। क्लियर? So he has to vacate whenever that original director returns back to India. ये नहीं लिखा कि he returns to the office, return back to India. Okay. Casual vacancy, बेसिकली कैजुअल वैकेंसी मतलब डायरेक्टर था, रिजाइन मार गया, डेथ हो गई, वैकेंसी हो गई, तो उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि 161(4) तभी लगेगा व्हेन जो डायरेक्टर जिसकी जगह हम कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे हैं, दैट पर्सन वाज अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, और उसका टाइम पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि सर टर्म ऑफ ऑफिस अगर एक्सपायर होता है वो तो फिर मैं नॉर्मल छोड़ के जा रहा हूं, दैट इज नॉट अ वैकेंसी। क्लियर है? तो डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, उस केस में सेक्शन लगेगा। सो अब पावर टू अपॉइंट ध्यान से समझना, in default and subject to any regulations in the articles it shall be filled by the board and it needs to be subsequently approved by the members in the immediate next general meeting। मतलब अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा तो बोर्ड के पास पावर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स ने कुछ कह दिया कि ऐसे ऐसे फिल करो तो फिर आपको वो कंप्लाई करवाना पड़ेगा। क्लियर? एंड मेंबर्स का सब्सिक्वेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एज सच कोई डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, सर्कुलर रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बोर्ड मीटिंग में करवाना पड़ेगा। टेन्योर जिसकी जगह ली है वो जहां तक था वहां तक कैजुअल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर वो कंटिन्यू करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, नाम कैजुअल वैकेंसी इसका मतलब ये नहीं वो कैजुअल डायरेक्टर है, सारे कंप्लायंसेस करने एज ए डायरेक्टर, तो ये सारे डायरेक्टर्स को कंसेंट देना है, इन सारे डायरेक्टर्स को डिन नंबर देना है, इन सारे डायरेक्टर्स का 164 कंप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सारे डायरेक्टर तो है ही ना, बस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। पढ़ो आगे। कैजुअल वैकेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू फिल,
फिल कर रहे हो तो ऊपर वाले के हिसाब से करना, 161(4) के हिसाब से। नेक्स्ट, बोर्ड कैन फिल द कैजुअल वैकेंसी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओनली इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर जिसकी कैजुअल वैकेंसी हुई ही वाज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। अगर बोर्ड का बंदा कैजुअल वैकेंसी हो जाता है तो दोबारा बोर्ड नहीं लगा सकता, वहां पे 161(4) नहीं लगेगा। इफ एनी पर्सन इज अपॉइंटेड, लेकिन उसने अपना ऑफिस ही अज्यूम नहीं किया, दैट इज नॉट अ केस ऑफ वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब वो कहीं ना कहीं ऑफिस में था एक बार, फिर वैकेंसी हुई। ओके, एक छोटी सी बात ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए वॉज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब सर हम पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 184 वगैरह मैं आपको कराऊंगा। तो इफ मिस्टर ए वॉज इंटरेस्टेड, उसकी कैजुअल वैकेंसी हुई एंड मिस्टर बी को अपॉइंट किया। नाउ इज मिस्टर बी ऑल्सो डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड? आंसर इज नो। इंटरेस्ट होना या ना होना पर्सनली देखा जाता है, ए और बी को हम ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब जिसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 4 महीने के लिए जा रहा है यूएस, उसकी जगह बोर्ड जिसको लगा रहा है ना एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ही नीड्स टू कंप्लाई विद द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड आईडी एंड वुमेन डायरेक्टर में हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था याद है, लेटर ऑफ 2 days, 3 months, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दैट इज एन एक्सेप्शन टू 161(4), क्योंकि यहां पे क्राइटेरिया नहीं पढ़ा। ओके, दैट कैजुअल वैकेंसीज आर एक्सेप्शन। ओके, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इट इज डिटरमिन्ड बिफोर ही रिटर्न्स टू इंडिया, देन अगर उसमें ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट लग जाता है 152(7) का, दैट विल अप्लाई टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑब्वियस ही बात है सर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे कैसे लग जाएगा, वो तो किसी के लिए काम कर रहा है ना, तो जिसके लिए काम कर रहा है उस पे लगेगा। नेक्स्ट, ऑल दीज डायरेक्टरशिप्स इंक्लूडिंग द नॉमिनी डायरेक्टर, ये जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दे आर इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ 165। तो कोई बोलने की बात नहीं है भैया, वो तो डायरेक्टर तो हो ही ना, तो डायरेक्टरशिप तो इंक्लूड करी जाएगी आपकी। नेक्स्ट, इफ द पर्सन इज गोइंग अब्रॉड, जिसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है एंड वो बंदा 12 महीने कोई मीटिंग नहीं अटेंड करता, उसको लगता है मैंने तो मेरी जगह तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो क्या उस पर 167 लग सकता है 12 months एब्सेंस वाला? यस, वेकेशन लग जाएगा। ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगा रखा है, 167 ने ऐसी कोई बात लिखी थी नहीं। अगर 12 महीने मिस कर दिया तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कोई एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपकी जगह काम कर रहा है, आप पे 167 लग जाएगा। अच्छा, ये सारे लोग डायरेक्टर तो है ही, तो 164 167 तो लगेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इफ एनी ऑफ दिस डायरेक्टर्स विश टू गेट अपॉइंटेड एज अ नॉर्मल डायरेक्टर, तो उनको 160 कंप्लाई करवाना पड़ेगा। क्यों सर? ऊपर ऊपर अभी आपने बताया था कि दे आर नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर्स। रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब 1/3 के रूट से बाहर जा रहे हैं। क्या ये जने 1/3 के रूट से बाहर जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ 1/3 से? नहीं, इनका तो टेन्योर यहाँ पे डिसाइडेड है, 161 से बाहर जा रहे हैं लोग। तो अगर इनका मन है नॉर्मल डायरेक्टर की तरह काम करने का, तो 160 इनके ऊपर लगेगा, 1 लाख रुपए नोटिस सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, इन सबको आपको टोटल में कैलकुलेट करना है व्हाइल यू कैलकुलेट द रोटेशनल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इस चीज में कोई गलती मत करना, बट ध्यान रखना ये तीनों नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। जैसे एसएसडी में बताया था, दीज आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स बट दे विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत अलग से अपने आप में कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आधा पौना घंटा क्लास में लग जाता है समझाने में कि टोटल में इंक्लूड करना और नॉन रोटेशनल होना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूं, ये लोग टोटल में इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन जब बात उठेगी कि रोटेशनल में किस किस को इंक्लूड करना है, उसमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये रोटेशनल नहीं है, मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया है, डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, रोटेशनल नहीं है ये लोग। ओके, यस सर। नॉमिनी मतलब क्लियर, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन टू बी who is nominated by the institution। जैसे HDFC ने मुझे लोन दिया है, HDFC ने बोला एक नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर, तो ठीक है भैया आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। So that can happen under any other law, any other agreement, central government, state government by virtue of their holding। और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया तो बोर्ड मना नहीं कर सकता, उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड अपॉन इंडिविजुअली। सर मतलब समझ में नहीं आया, क्विकली बता दो। एक रिजोल्यूशन है, उसमें उन्होंने बोला मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपॉइंट करना है एज ए डायरेक्टर। अरे भाई अगर मेरा मन है मिस्टर ए को अपॉइंट करने का और मिस्टर बी को मना करने का, तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि आप तो एक ही रिजोल्यूशन में दोनों अपॉइंट कर रहे हो। सो मेंबर्स नीड टू हैव अ राइट, क्या कि दे कैन अपॉइंट वन एंड रिजेक्ट अनदर। वो हो नहीं पाएगा, इसीलिए बोला जाता है कि भैया अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स किया जा रहा है तो अलग अलग रिजोल्यूशन पास करो। लेकिन सर हमारा मन है एक ही रिजोल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, हो सकता है या नहीं बताओ? हो सकता है। आपको उसके लिए पहले एक और रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्या कि हम ऐसा रिजोल्यूशन पास करने वाले, एक ही रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग 2 और मोर पर्संस एज डायरेक्टर। और वो जो रिजोल्यूशन पास करोगे ना, दैट रिजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड विथ नो वोट कास्ट।
मतलब कोई भी मना ना करे, क्योंकि अगर किसी ने मना कर दिया इसका मतलब उसको उन दोनों में से किसी एक को अपॉइंट करना है। आई होप द पोजीशन इज क्लियर। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है, ये सेक्शन जनरल मीटिंग्स में लग रहा है, बोर्ड मीटिंग में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सारा समझा ही दिया है, इसकी आप एक फॉर्मल रीडिंग ले सकते हो। अच्छा, अगर आपने सब सेक्शन 1 कॉन्ट्राविंग कर दिया और सेक्शन पास कर दिया और रेजोल्यूशन पास कर ही दिया, तो उस केस में रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज एनी ऑब्जेक्शन इज टेकन और नॉट, दैट रेजोल्यूशन इज वॉइड। क्लियर है बात? एक छोटी सी बात बता दूं, नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट और यूनानिमस अलग अलग चीजें हैं। नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट मतलब एक बंदा चुप बैठे लेकिन नो ना बोले। यूनानिमस मतलब जो जो मीटिंग में आया सबके सब यस बोलेंगे। 186 में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन है, वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट। बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस पे ऑडियो नोट डाल रखा है, सुन लेना। ओके, डीमिंग प्रोविजन। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करूंगा, मैं बोलूंगा मैं ना अपॉइंट नहीं कर रहा दो जनों को, मैं अप्रूव कर रहा हूं अपॉइंटमेंट, या फिर मैं नॉमिनेट कर रहा हूं। तो लॉ ने बोला स्टिल इट शैल बी ट्रीटेड एज मोशन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब स्मार्ट में दैट करो, सारे रेजोल्यूशंस कवर्ड है। ये सेक्शन नहीं लगता है ऐसी गवर्नमेंट कंपनी में जिसका 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट्स, मतलब सेंट्रल स्टेट कॉम्बिनेशन, एंड उसकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज प्लस एक प्राइवेट कंपनी में भी नहीं लगता। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 168, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 168। डायरेक्टर का मन है तो रिजाइन करे, कंपनी को राइटिंग में नोटिस देनी है। बोर्ड क्या करेगा? शल ऑन द रिसीट ऑफ द नोटिस इंटीमेशन देगा। अच्छा, बोर्ड इसमें रिजेक्ट कर सकता है क्या? रिजेक्शन बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, कोई रिजेक्शन नहीं कर सकता, डायरेक्टर का राइट है, कोई छीन नहीं सकता, आर्टिकल्स छीन नहीं सकते। तो बोर्ड उसके बाद आरओसी को इंटीमेट करेगा, और वर्ड यूज करा गया है शल, मतलब बोर्ड को तो करना ही करना है। ठीक है, DIR 12 फाइल करना है विद इन 30 डेज, प्लस अपने वेबसाइट पे भी लगा देगा। दुख के साथ हमें अनाउंस करना पड़ता है कि हमारे एक डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन नोटिस सर्व कर दिया है। प्लस बोर्ड रिपोर्ट जो बनती है 134 में, उसमें भी ये रिपोर्ट में उनको बताना पड़ेगा कि किस किसने अपना जो है वो रेजिग्नेशन दिया है। अच्छा सर, डायरेक्टर भी आरओसी को बताएगा क्या? ऑप्शनल है, वर्ड है मे, पहले शल था अब है मे, तो लॉ का इंटेंशन क्लियर है कि दिस इज नाउ डिस्क्रिशनरी। तो डायरेक्टर मे ऑल्सो फॉरवर्ड दीज रीजंस एंड रेजिग्नेशन टू द आरओसी विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 11। ओके, अब फॉरेन डायरेक्टर के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया क्योंकि वो छोड़ के जाएगा बाहर। सो इन दैट केस, जहां पे कंपनी ने DIR 12 ऑलरेडी फाइल कर दिया है, कंडीशन ध्यान से पढ़ना, DIR 12 फाइल हो चुका है, देन फॉरेन डायरेक्टर may authorize in writing a practicing CA, CS cost accountant या any other resident director, not non foreign director, any other resident director कि भाई मैं जा रहा हूं, प्लीज DIR 11 फाइल करके रीजंस बता दे आरओसी को। ओके, रेजिग्नेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट द नोटिस इज रिसीव्ड और इफ एनी स्पेसिफाइड इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। मतलब मैं बोलता हूं कि भैया मैं आज नोटिस दे रहा हूं लेकिन 10 दिन बाद से मेरा इफेक्टिव होगा, कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। अच्छा, जिस टाइम मेरी लायबिलिटी, उस मेरे टेन्योर में जो लायबिलिटी रहेगी वो तो कंटिन्यू करी जाएगी, इट विल नॉट बी अफेक्टेड जस्ट बिकॉज आई हैव रिजाइंड। अच्छा सर, सारे डायरेक्टर्स रिजाइन या वेकेट कर देते हैं, तो 167(3) वेकेशन में पढ़ा था ना, प्रोमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स, वही वाली बात। एक एमसी ने छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर रिजाइन हो जाता है और सबके DSC डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो DIR 12 कैसे फाइल होएगा? तो उस केस में किसी एक का DSC हम रीएक्टिवेट करवा देंगे एंड DIR 12 की फाइलिंग अलाउ करवा देंगे जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस फाइलिंग, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से, रिमूवल के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्पेशल नोटिस। और ये स्पेशल नोटिस की जो बातें हैं ये 169 में नहीं है, ये 115 में है, तो लिंक करना पड़ता है अपने को 115। ओके, मेंबर्स कंपनी को नोटिस देंगे, कैसे? एलिजिबिलिटी 115, तो पढ़ो, गिवन टू द कंपनी, दिस नोटिस इज गिवन टू द कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, मतलब बहुत पुराना नहीं, 1 साल पहले मत नोटिस दे देना, 3 महीने और 14 दिन के गैप में। सो नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बिफोर द जनरल मीटिंग बट at least 14 days before the general meeting and you have to exclude the date of notice and the date of general। तो 3 महीने और 14 दिन वाले गैप में, मतलब बहुत पहले नहीं और बहुत लेट नहीं, ठीक है। और साइनिंग मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? 1% ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर। और ये आपको देखना है डेट ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस देने के बाद अगर मैं शेयर सेल कर देता हूं कोई इशू नहीं है, आपको डेट ऑफ नोटिस के दिन देखना है। 1% और 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, अब ये निकाले कैसे जाएंगे? नोटिस आने के बाद आपको रिजोल्यूशन कैसा चाहिए? मेंबर्स को क्या पास करना है? OR। सो अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड बाय प्रोवाइडिंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑब्वियसली सुनने का तो मौका देंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपना सेकेंड टर्म
सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म सर्व कर रहा है, कंसेक्यूटिव वर्ड, कंसेक्यूटिव वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर रिपीट करवा रहा हूं। तो उस केस में उसमें आपको ओआर की जगह एसआर चाहिए, अलोंग विद द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो फर्क आ गया, ओआर की जगह एसआर, ठीक है, स्पेशल नोटिस तो है ही पर ओआर की जगह एसआर। 3 डायरेक्टर, कसम खा लो 3 डायरेक्टर को 169 में कभी निकाला नहीं जा सकता। कौन? नॉमिनी डायरेक्टर, जिनका एक्ट आपको रोकता है, कंपनी एक्ट को रोकता है कि आप निकाल नहीं सकते, वरना क्या होगा, एसबीआई ने लगा दिया, एलआईसी ने लगा दिया और डायरेक्टर्स ने, मेंबर्स ने उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया। तो दोज नॉमिनी डायरेक्टर्स जिनका एक्ट इस चीज को रोकता है, उनको आप निकाल नहीं सकते। दूसरा, ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा है 242 में, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में पढ़ेंगे, तो उस केस में भी नहीं निकाल सकते। और तीसरा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले जो अपॉइंट होते हैं 163 में, उनको भी आप नहीं निकाल सकते। सर क्यों नहीं निकाल सकते? अरे भाई 163 में भूल गए आप, क्या लिखा है, पढ़ो। ओवरराइड्स द एंटायर एक्ट, तो 169 भी तो ओवरराइड हो गया ना, क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जैसे ही स्पेशल नोटिस आएगा, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द डायरेक्टर एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर आप उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाह रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही नोटिस आएगा कंपनी इमीडिएटली, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली उस नोटिस की कॉपी सेंड कर देगी टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट and regardless of the fact that he is a member or not, he shall have a right to be orally heard at the resolution the meeting। तो उस जनरल मीटिंग में रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कोई शेयर्स नहीं है तो नॉर्मली वो अटेंड नहीं करता, बट उसको एक मौका दिया जा रहा है, बोल भाई बोल, तेरे को क्यों ना निकाले। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया, कॉपी आपको भेजनी है डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर के पास एक राइट है कि ही कैन मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग एज वेल, so he can send a representation in writing and he can ask the company कि please circulate this to all the members, ताकि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर पाए। तो कंपनी उसको आगे सर्कुलेट करेगी इफ द टाइम परमिट्स। तो ये इफ द टाइम परमिट्स में इसने क्या क्रिएट कर दिया, इसने एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया कंपनी के पास, ठीक है। तो इफ द टाइम परमिट्स द कंपनी हैज टू, इन द नोटिस ओनली इट हैज टू स्टेट द फैक्ट दैट a representation has been made by the director and it has to send a copy of the representation to every member of the company जिसको नोटिस गई है, regardless of the fact कि नोटिस के बाद रिप्रेजेंटेशन आई है या पहले। बेसिकली बोला जा रहा है कि भैया कोशिश करना, टाइम परमिट करे तो सबको वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी दे देना। अब अगर ये कॉपी नहीं गई, रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मेंबर्स को कंपनी ने नहीं सर्व करा फॉर एनी रीजन, या तो टाइम नहीं था या कंपनी ने डिफॉल्ट किया, व्हाटएवर इट इज, नाउ डायरेक्टर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली, मतलब ये वाली जो बात लिखी है ना, ये एज अ राइट टू बी हर्ड ओरली, ये तो रहेगा उसके पास, प्लस ही में रिक्वायर दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन भी सुनाया जाएगा, प्लस वो अपने आप से भी कुछ बोल सकता है। अच्छा, प्रोविजो, नो नीड फॉर द कंपनी टू सेंड द रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेमेटरी मैटर्स, मतलब ये कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाके ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है और प्रूव हो जाता है, ट्रिब्यूनल को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यहाँ पे जो राइट्स प्रोवाइड करे गए थे उस डायरेक्टर को, दे आर बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, उल्टी सीधी चीजें लिख के भेज रहा है रिप्रेजेंटेशन में, तो किसी ने ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया तो ये रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है किसी को। एंड ट्रिब्यूनल में ऑल्सो ऑर्डर द कंपनीज कॉस्ट ऑन द एप्लीकेशन टू बी पेड बाय द डायरेक्टर। भैया एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करने की कॉस्ट लगती है, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा ये कॉस्ट भी आप डायरेक्टर को बोलेगा आप पे करो, आपने फालतू के क्या डिफेमेटरी मैटर्स डाल रखे हैं, उसकी वजह से कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ गई। ठीक है, जनरल नोट, प्लीज अंडरस्टैंड, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैन बेसिकली टेक प्लेस इधर अंडर 169 और अंडर 242। 242 में भी एक चीज लिखी है, दैट इज ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकता है डायरेक्टर को, वहां पे 169 का कोई प्रोसीजर नहीं लगता, क्योंकि वो तो सर ट्रिब्यूनल है ना, ऊपर है। ओके सर, रिजल्टिंग वैकेंसी का क्या करें? किसी और को अपॉइंट कर देंगे, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस में लिखा गया है किसी और को अपॉइंट करना, जो 115 वाली आई है, और उसका टेन्योर कब तक रहेगा? जब तक प्रीडिसेसर का था। ठीक है सर, एक और ऑप्शन है, हम इसको 161(4) की तरह फिल करेंगे, कैजुअल वैकेंसी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप कैजुअल वैकेंसी में उस डायरेक्टर को नहीं फिल कर सकते जिसको निकाला गया है। रिमूवल इज एग्जांपल ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब जिसको रिमूव किया उसी को डायरेक्टर अगर अपॉइंट कर देंगे 161(4) में, तो कैसे काम चलेगा? तो वही उसने प्रोविजो ने क्लैरिफाई किया। प्लस एक और ऑप्शन है, कुछ मत करो, जैसे वैकेंसी है तो रहने दो, कोई बात नहीं, कंपनी को नहीं लगाना। क्लैरिफिकेशन है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। इसने बोला नथिंग इन दिस सेक्शन shall be taken to deprive any person of any compensation or damages, but section 202 अप्लाई करना पड़ेगा। तो 202 चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 202 के हिसाब से चलना है, लेकिन आप कंपेंसेशन वगैरह उसको दे सकते हो। एंड
इट शैल नथिंग शैल बी टेकन एज डेरोगेटिंग एनी पावर टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब मैंने आपको बताया ना कि 242 में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर होता है बाय ट्रिब्यूनल, उसको हम इंटैक्ट रख रहे हैं, हम उसको नहीं छेड़ सकते। वी कैन नॉट डेरोगेट एनी अदर पावर टू रिमूव एनी डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। क्लियर है बात? अच्छा सर, स्पेशल नोटिस में मुझे रीजंस देने की जरूरत है क्या कि मैं इस डायरेक्टर को क्यों निकाल रहा हूं? ना, मेरी मर्जी। आजकल को मैं सुबह उठा, मेरा मन नहीं है किसी डायरेक्टर को रहने का, कंटिन्यू करवाने का, मैं नोटिस सर्व कर सकता हूं प्रोवाइडेड आई एम एलिजिबल। किस केस लॉ ने बोला? LIC वर्सेस एस्कॉर्ट, सो नो रीजंस नीड टू बी गिवन। अब 170 और 171 बहुत ही प्रोसीजरल है। डायरेक्टर का और KMP का उनका एक शेयर होल्डिंग और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो हर एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने डायरेक्टर्स का और अपने KMP का एक डिटेल्ड एक फॉर्मेट में एक रजिस्टर मेंटेन करेगी एंड इट शैल इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम held by them by each of them in cash in and as well as subsidiary of companies holding company। ये एक पॉइंट में मैं आपको स्ट्रेस देना चाहूंगा, ये स्पेसिफिकली इंक्लूड करा गया है होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी मतलब सिस्टर कंपनी, उसमें भी जो सिक्योरिटीज है वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। MCQ में पूछा जा सकता है। बाकी फिर रूल 17 बताता है सब रूल 1 की उसका डिन नंबर बताना है। KMP के लिए ऑप्शनल है, KMP मे और मे नॉट पोजेस डिन ऑब्वियसली। डिन नंबर बताना है, नेम सरनेम बताना है, परमानेंट एंड रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, किस दिन अपॉइंट हुआ, किस दिन री अपॉइंट हुआ, पैन नंबर क्या है। और अगर KMP के पास डिन नहीं है तो उसका पैन आपको 100% बताना है। प्लस अदर डिटेल्स कि आप शेयर्स कितने होल्ड कर रहे हो, फोलियो नंबर क्या है, कब अक्वायर किया, कितने में अक्वायर किया, प्राइसेस क्या है, वो सारी चीजें भी बतानी है। A return containing एक रिटर्न फाइलिंग होती है टू ROC। A return containing the particulars and details as per rule number 18 it is in DIR 12। मैंने आपको बताया था सारी डिटेल्स कंपनी के द्वारा जो फाइल करी जाती है आपको DIR 12 में ही मिलेंगी। ठीक है, तो इन सब की जो डिटेल्स होती है KMP और डायरेक्टर्स की जो आप मेंटेन कर रहे हो वो आपको फाइल करनी है विद इन 30 डेज जब कोई भी चेंज हो। ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और KMP एंड विद इन 30 डेज व्हेन एनी चेंजेस टेकन प्लेस। तो कोई नया अपॉइंट हुआ तब भी आपका रजिस्टर चेंज होगा, या वैसे कोई चेंज हुआ, शेयर्स वगैरह में चेंज हुआ, वॉट एवर इट इज, नया नाम आया, डिलीट हुआ, वॉट एवर इट इज, विद इन 30 डेज DIR 12 फाइल करना है। मेंबर्स के पास एक राइट है टू इंस्पेक्ट दिस रजिस्टर ऑफ 170, right? So this register of 170 shall be open for inspection during business hours and members have a right to take extracts from them and on request of the members it shall be provided to them free of cost within 30 days। 10 रुपए वगैरह नहीं लेने पर पेज, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है वाला रजिस्टर आपको। प्लस हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में इट शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी मेड एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। छोटी सी बात इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, अटेंडिंग लिखा है, अटेंडिंग मतलब मेंबर्स या फिर कोई मेंबर का प्रॉक्सी। ठीक है, तो कोई प्रॉक्सी आ रहा है वो भी तो अटेंड करता है ना मीटिंग, तो वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, इंस्पेक्शन रिफ्यूज किया किसी ने, अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज किया या कॉपी देने से मना कर दिया, 30 दिन में कॉपी नहीं आई तो फिर आप कंप्लेंट फाइल कर देना ROC के पास। तो ROC शैल ऑन एप्लीकेशन ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड देयर अंडर। और ये दोनों सेक्शन 170 और 1 नॉट एप्लीकेबल इफ एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और कॉम्बिनेशन। क्या बात क्लियर है? ये था हमारा रिविजन और चैप्टर नंबर 1। आई सिंसियरली होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी तरफ से एक बात बता दूं, मैं कभी भी रिवीजन लेक्चर में इस पे नहीं फोकस करता कि टाइम कम से कम लगाना है। टाइम पे मेरा कहीं पे भी फोकस नहीं। आई डोंट इवन नो में हमने कितना टाइम लगाया है, 1.5 घंटा लगाया, 2 घंटा लगाया, उससे ज्यादा हुआ है। मेरा फोकस ये है कि भाई मैं रिवीजन जब करा रहा हूँ तो एक ऑब्वियसली एक एम के साथ कि हम स्टडी जैसा नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो आपके से इतना टाइम नहीं है, बट सारी चीजें ढंग से रिवाइज हो पा रही है ना, ग्रास्प हो पा रही है ना, समझ आ रही है ना। ऐसे नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में 10 मिनट में सारा बता दूं, उसमें मेरा कोई एम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि वो पर्पस मीट हुआ हो एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई हो। इसके बाद आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई डाउट रहेगा। इसी तरीके से हम और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स इसमें हम रिवाइज करेंगे एंड इसकी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लियरली नवंबर 22 की रिवीजन सीरीज, राइट। तो अमेंडेड है ये सारा, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट की वीडियो एक अलग अपलोड होगी, कोई टेंशन मत लेना। So till then, as usual, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye.